स्वागत है आपका किशन FMYT में स्टोरी पार्ट 1 माय डेविल प्रोफेसर। एक लड़की ब्लैक कलर की घुटनों तक आती बॉडीकॉन ड्रेस पहने इस बार में एक साइड पर बैठी हुई थी। इस लड़की का छोटा सा गोल फेस था, रंग में तो दूध से भी ज्यादा गोरी, चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ होठों पर न्यूड लिपस्टिक और आंखों में काजल, बाल खुले कमर तक लहराते हुए। सबसे खास था उसका ऊपर लिप के पास मोल, जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम कर रहा था। इस लड़की के फेस पर मासूमियत भरी पड़ी थी। उस लड़की का पूरा ध्यान बार में बने स्टेज पर था, क्योंकि उसकी दोनों दोस्त स्टेज पर डांस कर रही थी। वह दोनों लड़कियां इस लड़की को बार बार अपने साथ डांस करने के लिए बुला रही थी, पर ये लड़की उन दोनों लड़कियों को मना किए जा रही थी। कुछ देर बाद वह दोनों लड़कियां इस लड़की के पास आए। उन दोनों लड़कियों के हाथ में ड्रिंक के गिलास थे। देखने से ऐसे लग रहा था कि वह दोनों पीकर टन हुई पड़ी थी। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने सामने बैठी लड़की को देखते हुए कहा, साधना चलना यार, थोड़ी ड्रिंक कर ले। इतने बड़े बार में आने का क्या फायदा अगर ड्रिंक और डांस ही नहीं किया तो। तभी उस सामने बैठी लड़की, जिसका नाम साधना था, उसने कहा, तान्या तुम जानती हो ना कि हम शराब नहीं पीते, तो फिर हमें बार बार फोर्स मत करो। इवन मैं तो कह रही हूं तुम दोनों भी चलो, अब घर चलते हैं, काफी रात हो गई है। तभी उसके सामने खड़ी तान्या ने अपने साथ वाली लड़की से कहा, देखा यशवी, यह कितना बहनजी टाइप बिहेव कर रही है, बट इसकी कोई गलती नहीं है, लखनऊ जैसे शहर में ये कहाँ कभी बार गई होगी। इतना कहकर उसने यशवी के साथ हाई फाइव भी किया, जिसके बाद वह दोनों यशवी और तान्या वहां रहे लड़कों के साथ अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हुए डांस करने लगी। साधना समझ रही थी कि उसकी दोनों दोस्त यशवी और तान्या उसका मजाक उड़ा रही थी, पर साधना भी क्या ही करे, वह लखनऊ की रहने वाली एक सिंपल सीधी सादी लड़की है। ऐसा नहीं है कि साधना शुरू से लखनऊ रह रही थी। साधना ने अपनी जिंदगी के 12 साल अपने माँ पापा के साथ मुंबई में ही गुजारे हैं। यशवी और तान्या बचपन से ही साधना की क्लासमेट्स रही है। तीनों की अच्छी जमती थी, पर 7 साल पहले हुई साधना के मॉम डैड की डेथ के बाद साधना की दादी जी उसे अपने साथ लखनऊ ले गए थे। पर 2 साल पहले साधना की दादी की भी मौत हो गई। जब साधना की दादी की डेथ हुई तो साधना ने अभी अपना कॉलेज स्टार्ट ही किया था, जिसके बाद उसने कॉलेज से स्कॉलरशिप लेकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और अभी स्कॉलरशिप के बेस पर ही साधना मुंबई के सबसे बड़े कॉलेज में अपनी बिजनेस की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई आई थी। वह आज ही लखनऊ से मुंबई आई है और वह आते ही तान्या और यशवी से मिली, जिसके बाद वह दोनों उसे खींचते हुए नाइट आउट के लिए बार में ले आई। साधना चुपचाप बैठी हुई थी और वह इधर उधर देख रही थी। वहीं यशवी और तान्या जिन लड़कों के साथ डांस कर रही थी, उन लड़कों की नजर साधना पर बार बार आकर ठहर रही थी। तभी एक लड़के ने डांस स्टेप करते हुए ही तान्या से कहा, बेब वह लड़की कौन है। तान्या ने एक बार पीछे मुड़कर साधना की तरफ देखा, फिर उसने सामने रहे लड़के से कहा, दैट ब्लैक ड्रेस गर्ल। तो उस लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मेरी और यशवी की स्कूल क्लासमेट थी। फिर उसने शरारती मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा, डू यू वॉन्ट दैट गर्ल आकाश। तान्या की शरारती मुस्कान देखकर उस लड़के को और भी हिम्मत मिल गई थी। उसने अपने होठ को सेडिक्टिवली काटते हुए कहा, यस बेब, एक बार तो उस गुलाब के फूल को मसलना ही है मुझे भी महसूस करना है कि जब गुलाब का फूल मसल दिया जाए तो फिर वो कैसा दिखता है। तान्या ने वही गंदी मुस्कुराहट लिए हुए कहा, ओके, तो तुम मुझे रूम नंबर बताओ, मैं खुद उसे तुम्हारे रूम तक छोड़ के आऊंगी। आकाश ने धीरे से कहा, ओके, मैंने पहले ही अपनी वन नाइट स्टैंड के लिए रूम बुक करवा रखा है। देख, मैं वहीं जा रहा हूं, तू इस लड़की को मेरे रूम तक पहुंचा देना। मैं ऊपर हूं, रूम नंबर 207 में। तान्या से इतना कहकर आकाश तुरंत ही डांस स्टेज से उतर गया। वह जल्दी से अपने रूम में चला गया। उसे आज की रात के लिए एक ऐसी लड़की मिल चुकी थी जिससे उसकी रात बहुत अच्छी जाने वाली थी। इधर तान्या ने सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर साधना को मॉकटेल पिला दी थी। साधना ने पहली जिंदगी में पहली बार मॉकटेल पी थी।
उसे शुरू शुरू में ड्रिंक का टेस्ट बहुत अजीब लगा, बट फिर उसने जैसे तैसे वह गिलास खत्म किया। एक गिलास के बाद साधना को मन हो रहा था कि वह यही वाली ड्रिंक और करे, और ऐसा ही उसने तान्या से कहा। तान्या के चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ गई, जो कि साधना देख नहीं पाई थी। तान्या ने वेटर से कहकर साधना के लिए और हार्ड ड्रिंक मंगवा दी। कुछ ही देर में साधना लगभग आधी बोतल पी चुकी थी। अब उसे खुद का कोई होश नहीं था। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट कर रही थी। साधना ने सोफे से उठकर आगे बढ़ते हुए कहा, तन्नू मैं वॉशरूम जा रही हूँ। आई नीड टू यूज। इतना कहकर उसने आगे अपने कदम बढ़ा दिए, पर पहली बार में ही इतनी ज्यादा पीने के बाद साधना के पैर लड़खड़ा गए। साधना गिरती कि उससे पहले यशवी ने उसे संभाल लिया। यशवी ने साधना को सहारा देते हुए कहा, क्या कर रही हो साधना? इतनी ड्रिंक क्यों की हुई है तुमने? साधना ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पी है। हाँ याद आया, मैंने ऑरेंज जूस पिया है। वो ड्रिंक डिफरेंट थी पर मुझे बहुत पसंद आई। तान्या अभी किसी लड़के के साथ किस करने में बिजी थी। यशवी ने तान्या को देखते हुए कहा, इसे तूने इतनी पिलाई है, अब इसे हैंडल भी कर। तभी तान्या ने अपने लिप्स को उस लड़के के लिप्स से अलग करते हुए धीरे से यशवी की तरफ झुकते हुए कहा, देख सिस, मुझे तो एंजॉय करने दे। इतने दिनों बाद एक हॉट सेक्सी लड़का मिला है। मैं तो कहती हूँ तू भी कोई फंसा ले, आज की रात के मजे ले ले। और हाँ, इस बहन जी को रूम नंबर 207 में छोड़ दे। वहां आकाश है, वह इसे अच्छे से हैंडल कर लेगा। इतना कहकर तान्या ने यशवी की तरफ देखते हुए आई विंक कर दी। इसके बाद एक बार फिर से तान्या उस लड़के के साथ अपनी किस में मस्त हो चुकी थी। यशवी ने तान्या को देखते हुए नामे गर्दन हिला दी। फिर वह साधना को वॉशरूम का बोलकर सेकंड फ्लोर पर ले गई। ये बार काफी बड़ा था। इस बार में काफी रूम बने हुए थे, क्योंकि जितने भी लोग नाइट आउट के लिए बार में आते थे, उनमें से मोस्टली लोग ओवर ड्रिंकिंग के बाद बार में ही बने रूम में किसी के भी साथ वन नाइट स्टैंड कर लेते थे। कुछ ही देर में यशवी साधना को संभालते हुए थर्ड फ्लोर पर ले आई थी। वह साधना को संभालते हुए सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर से होते हुए रूम नंबर 260 के सामने पहुंच चुकी थी। यशवी ने देखा तो डोर हल्का सा खुला हुआ था। उसने साधना को देखते हुए कहा, साधना तुम्हें वॉशरूम जाना था ना? ये देखो यह वॉशरूम है, तुम जाओ वॉशरूम यूज कर लो। मैं बाहर ही खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बेचारी भोली भाली साधना यशवी और तान्या की चाल से अनजान उस रूम को बाथरूम समझकर रूम के अंदर चली जाती है। साधना के रूम में जाने के बाद यशवी तुरंत वहां से हटकर वापस कॉरिडोर से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है। वहीं साधना, जिसे लगा था कि यह बाथरूम है, वह इधर उधर अपनी नजर घुमाने लगती है। उसे सामने ही वॉशरूम का गेट दिखाई दे रहा था। साधना ने खुश होते हुए कहा, वाओ, ये कितना सुंदर बाथरूम है। यहाँ पर तो बेड भी है और सोफे भी। साधना ने पहली बार पी थी, जिसके बाद वह बिल्कुल किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी। हालांकि उसकी आंखें नशे की वजह से धुंधली हुई पड़ी थी, पर फिर भी वह धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर में साधना बाथरूम में थी। वह अपनी बॉडी में इतनी ज्यादा हीट महसूस कर रही थी कि वह कपड़े पहने हुए ही शावर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और शावर के ठंडे पानी को अपनी गर्म बॉडी पर महसूस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इसी बार के एक वीआईपी रूम में 5 से 7 आदमी बैठे हुए थे। उनके सामने एक किंग साइज सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट्स पहनी हुई थी। हल्की बेयर्ड, बाल जेल के साथ सेट किए हुए थे। रंग गेहुआ, लंबी सी नाक, डार्क ब्लैक झील जैसी आंखें। वह आदमी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर बेहद डार्कनेस महसूस की जा सकती थी। वह बहुत ही गुस्से में था। गुस्से के कारण उसकी जो लाइन पूरी कसी हुई थी और उसके बाइसेप्स और चेस्ट से ऐसे लग रहा था कि उसकी शर्ट अभी ही फट जाएगी। उस आदमी ने अपने सामने रहे आदमी से कहा, मिस्टर बत्रा, क्या आपने मुझे यहाँ मेरा यानी कि द कंदन सिंह सूर्यवंशी का टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया था? तभी सामने रहे आदमी ने कांपते हुए कहा, नहीं मिस्टर सूर्यवंशी, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी देर रुकिए ना।
मेरा यकीन मानिए वह आते ही होंगे। कंदन बहुत ही गुस्से में अपने किंग साइज सोफे पर से उठा और अपनी जोरदार और बेहद डार्क वॉइस में बोला, मीटिंग कैंसिल। कंदन सिंह सूर्यवंशी कभी किसी का इंतजार नहीं करता। इसके बाद वह एक सेकंड के लिए भी उस रूम में नहीं ठहरा। वह वहां से निकल गया तो उस रूम में रहा उसका असिस्टेंट संजीव भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। कंदन ने बेहद गुस्से से उसकी तरफ घूरा तो संजीव वहां से दूसरी तरफ चला गया। कंदन सीधा अपने रूम में पहुंचा और गुस्से से उसने डोर लॉक कर दिया। इस वक्त कंदन इतना ज्यादा गुस्सा में था कि उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। कंदन ने खींचकर अपनी शर्ट के बटन तोड़ दिए और उसे एक झटके में उतारकर एक कोने में फेंक दिया। शर्ट उतार देने की वजह से उसके परफेक्ट 8 पैक दिखाई दे रहे थे। वह अपने मुट्ठियों को भींचे हुए ही रूम में बने वॉशरूम में चला गया। वह अपने ही गुस्से में था कि शावर रूम का गेट खोलते ही उसे अपने सामने शावर लेती हुई एक लड़की दिखाई दी जो कि पूरी तरह से पानी में भीगी हुई थी। उस लड़की ने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि पानी से भीगने की वजह से बिल्कुल उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी। उस लड़की का मुंह शावर की तरफ था, इसलिए उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास नहीं हुआ। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये लड़की साधना ही है जो कि बेख्याली से पहुंच आई है इस कमरे में, जो कि है कंदन सिंह सूर्यवंशी का। कंदन चुपचाप अपने डार्क एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ साधना की बैक को घूरे जा रहा था। तभी साधना, जो कि शावर के तरफ मुंह किए खड़ी थी, उसने जल्दी से पलक झपकते ही अपनी ड्रेस उतार दी। जैसे कि साधना पूरी तरह से ड्रंक थी, इसलिए उसे कोई भी होश नहीं था। उसे बस अपनी बॉडी में हीट महसूस हो रही थी, जिससे बचने की वह हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। साधना ने ड्रेस उतारते हुए अपने आप से कहा, यह मुझे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है। साधना को शायद तान्या ने ड्रिंक में ड्रग्स मिला कर दिया था, तभी तो साधना ऐसे रिएक्ट कर रही थी, और कंदन को समझ आ रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की ने ड्रग्स लिया हुआ है। साधना ड्रेस उतारने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं फील कर रही थी। वहीं कंदन साधना की हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। अब साधना अपने इनर्स भी उतारने लगी थी, और उसे ऐसा करते देख कंदन ने उसके पीछे से ही सवाल किया, ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तुम अपने कपड़े क्यों रिमूव कर रही हो? इस वक्त कंदन की आज बहुत ही सख्त और ठंडी थी। उसकी ऐसी आवाज सुनकर साधना को पहली बार बहुत ही सेडिक्टिवनेस फील हुई। उसने तुरंत मुड़कर कंदन की तरफ देखा। साधना कुछ कदम चलकर कंदन के पास आए। इस वक्त वह कंदन के बिल्कुल सामने खड़ी थी। कंदन को साधना का चेहरा देखते हुए बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी। वह शायद किसी बहुत बड़े गम में था और इस वक्त साधना के चेहरे को देखते हुए उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। कंदन ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं साधना, जो कि ड्रग के नशे में थी, उसने कंदन के और भी करीब आते हुए कहा, देखिए मुझे बहुत गर्मी फील हो रही है, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। कंदन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने आंखें खोली और साधना के बिल्कुल करीब आते हुए कहा, कैसी हेल्प बाबी, कैसी हेल्प करूं मैं तुम्हारी? साधना अब तक गिरने की हालत में आ चुकी थी। उसके मुंह के वर्ड भी लड़खड़ाने लगे थे। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, आई नीड यू, आई थिंक किसी ने मेरी ड्रिंक स्पाइक कर दी है, प्लीज हेल्प, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कंदन ने उसे कमर से थामते हुए कहा, यस बाबी, आई विल। तभी साधना ने बिना कंदन को संभलने का मौका दिए उसके रफ होठों पर अपने भीगे हुए होंठ रख दिए। अभी साधना भीगी हुई थी, ऊपर से उसने नाम मात्र ही कपड़े पहन रखे थे। कंदन भी शर्टलेस था। दोनों को इस वक्त एक अलग ही सेंसेशन फील हो रही थी। दोनों एक दूसरे को पैशन के साथ किस कर रहे थे। किस करते हुए ही कंदन ने साधना को लिफ्ट कर लिया। साधना ने भी अपने पैर कंदन के टॉसों पर लपेट लिए थे। बिना किस ब्रेक किए कंदन साधना को गोद में उठाकर रूम में ले आया। रूम में हल्की रोशनी ही थी। इस हल्की रोशनी में साधना का गोरा बदन चमक रहा था। कंदन ने उसे बेड पर लिटा दिया, जिसके बाद उसने अपने होठ साधना के होठों से अलग किए। कंदन बेड के पास खड़ा हुआ और उसने बहुत ही गौर से आंखों से ही साधना का पूरा बदन एक्सप्लोर किया।
साधना की आंखें हल्की खुली हुई थी। वह कंदन को देख रही थी। कंदन ने साधना को देखते हुए कहा, यू नो बाबी, लोग जाल से भागते हैं पर तुम खुद चलकर जाल में फंसने के लिए आए हो। एंड आई मेक श्योर कि तुम कभी भी इस जाल से निकल ना पाओ। इतना कहकर कंदन साधना के ऊपर आ चुका था। साधना को तो जैसे कंदन की कोई बात सुनाई ही नहीं दी थी। वह तो जल्द से जल्द अपनी बॉडी की हीट को कम करना चाहती थी। कंदन साधना के ऊपर आया और उसने एक बार फिर से साधना के होठों पे अपने होठ रख दिए। वह बहुत ही पैशन के साथ साधना को किस किए जा रहा था। साधना भी उसकी किस में पिघल रही थी। इस वक्त आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई थी। ना तो साधना कंदन से अलग होना चाहती थी, ना ही कंदन उसे छोड़ने के मूड में था। किस के साथ साथ कंदन के हाथ साधना की बॉडी के हर हिस्से को छू रहे थे। वहीं साधना उसके हर टच को अपनी बॉडी पर महसूस कर सकती थी। किस के साथ साथ कंदन के हाथ साधना की बॉडी के हर हिस्से को छू रहे थे। वहीं साधना उसके हर टच को अपनी बॉडी पर महसूस कर सकती थी। अब तक साधना को तो ड्रग्स का हैवी नशा हो ही चुका था, पर यहाँ कंदन की भी हालत खराब थी। उसने बहुत कोशिश की कि वो साधना के करीब ना जाए, पर अब कंदन भी अपना कंट्रोल खो चुका था। या कुछ ऐसा था जो कंदन को अपना कंट्रोल खोने के लिए मजबूर कर रहा था। कुछ देर की लॉन्ग किस के बाद साधना को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते ही वह कंदन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर साधना कंदन को खुद से अलग करने के लिए मचलती रही, पर जब वह थक गई तो उसने कंदन को खुद से दूर करने की कोशिश छोड़ दी। जब साधना की कोशिश बंद हुई तो कंदन ने उसे छोड़ दिया। एक दूसरे से अपने होठों को अलग करने के बाद कुछ पल साधना और कंदन एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। धीरे धीरे कर एक बार फिर कंदन साधना के होठों के करीब अपने होठ ले जाता है और एक बार फिर से दोनों के होठ आपस में उलझ गए थे। कंदन साधना को पैशनेटली किस कर रहा था, जिसमें साधना भी कंदन का पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद किस ब्रेक करने के बाद कंदन ने एक बार नीचे अपनी बॉडी को देखा जो कि काफी हार्ड हो चुकी थी। फिर कंदन ने साधना को ऊपर से नीचे तक अपनी गहरी काली आंखों से देखा। साधना भी अपनी पहले से नशीली आंखों में और नशा और खुमारी लिए कंदन को देख रही थी। साथ ही अब साधना ने कंदन को देखते हुए अपनी बाहें फैला ली कि कंदन अब उससे और दूर ना रहे। कंदन भी तुरंत साधना के ऊपर लपक सा गया। वो भी अब साधना को अपना बनाए बिना उससे दूर नहीं होना चाहता था। कंदन ने साधना के ऊपर झुकते हुए कहा, यू नो बाबी, तुम आज के इस सेशन के बाद बहुत पछताने वाली हो। इतना कहते हुए उसकी हार्ड फिंगर्स साधना के माथे से लेकर उसकी मुलायम गाल तक चल रही थी। वहीं साधना तो बस मदहोशी में कंदन की आंखों में देख रही थी। इसी के साथ कंदन ने साधना को अपनी बाहों में जकड़ लिया। साथ ही एक बार फिर से उन दोनों के होठ आपस में मिल रहे थे। कंदन साधना के ऊपर झुका हुआ साधना को किस कर रहा था। साथ ही वो उसके मखमल मुलायम बदन पर अपने हाथों से पैटर्न बना रहा था। कंदन साधना की गर्दन, उसकी कॉलर बोन, उसके क्लीवेज, हर जगह अपने निशान छोड़ रहा था। ये साधना और कंदन दोनों का फर्स्ट टाइम था। इससे पहले उन दोनों ने कभी ऐसी फीलिंग फील नहीं की थी। पर शायद दोनों ही इस बात से अनजान थे। पर अब उन दोनों को दुनिया जहां की कोई परवाह नहीं थी। वो दोनों आज जी भरकर एक दूसरे को प्यार कर लेना चाहते थे। कंदन धीरे धीरे और नीचे बढ़ने लगता है। वह अपने दांतों के निशान साधना के बदन के हर हिस्से पर छोड़ रहा था। ये पल साधना और कंदन के लिए सबसे हसीन पल था। और नीचे बढ़ते हुए कंदन साधना को बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से साधना की आहें निकल रही है तो कंदन साधना की तरफ देखता है जो आंखों में बहुत सा नशा और खुमारी लिए खुद कंदन को देख रही थी। साधना कंदन को देख रही थी कि तभी कंदन एक बार फिर से उसके ऊपर आ जाता है और साधना के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कंदन के हाथ साधना के पूरे शरीर पर चल रहे थे। कुछ ही देर में उनके कपड़े पूरे रूम में इधर उधर फैले हुए थे और उन दोनों के ऊपर एक पतली सी चादर लिपटी थी। उसी चादर ने उनके बदन को ढक रखा था। कुछ देर बाद कंदन साधना के होठों को छोड़ फिर से उसके कॉलर बोन और गर्दन हर जगह किस और बाइट करने लगता है।
कंदन धीरे धीरे कर नीचे की ओर जाने लगता है। कंदन साधना के क्लीवेज से होकर उसके पेट तक हर जगह अपने निशान छोड़ रहा था। कंदन चादर से बाहर आकर एक बार फिर से साधना के ऊपर अपना कब्जा कर चुका था। अब वह और ज्यादा अपने आप को कंट्रोल न करते, इसी के साथ साधना की चीख निकल गई थी। पहले पहले तो कंदन बहुत ही सॉफ्ट था, पर समय के साथ कंदन वाइल्ड होता जा रहा था और साधना भी उसका पूरा साथ दे रही थी। अब उस रूम में साधना की सिसकियां और कंदन की गहरी सांसों की आवाज आ रही थी। साधना की तो ड्रग्स की वजह से सेक्सुअल डिजायर बढ़ रही थी, और कंदन भी साधना की डिजायर पूरी कर रहा था। रात बीतती गई और ये सिलसिला सुबह के 5 बजे जाकर रुका। अब तक साधना और कंदन दोनों थककर चूर हो चुके थे, और दोनों ही थककर एक दूसरे की बाहों में सो रहे गए थे। अगली सुबह सुबह के करीब 10 बजे साधना की आंख एकदम से खुली। उसका सिर काफी भारा हुआ पड़ा था। शायद इसी भारीपन और दर्द के कारण उसकी आंख खुल गई थी। साधना अपना सिर पकड़े हुए उठकर बेड पर बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। कुछ पल बाद साधना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। साधना ने देखा तो वो किसी अलग ही रूम में थी। अचानक से उसे ऐसे महसूस हुआ कि उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। साधना ने तुरंत चादर हटाकर देखा तो ये सच था। वह सच में बेलिबास इस चादर में लिपटी हुई थी। साधना ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो उसके बगल में एक हट्टा कट्टा आदमी सो रहा था। वह आदमी पीठ के बल दूसरी तरफ मुंह किए सो रहा था। उस आदमी का चेहरा तो साधना को नहीं दिख रहा था, पर उस आदमी की पीठ से वह अंदाजा लगा सकती थी कि वह आदमी काफी हट्टा कट्टा है। कुछ वक्त लगा साधना को सब कुछ ऑब्जर्व करने में, पर जल्दी वह समझ गई थी कि जिस चीज से वह बचपन से बचती आई है, उसने वही गलती कर दी। वह किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुकी है, वो भी नशे में। साधना को अभी पूरी तरह से समझ नहीं आया था कुछ भी। उसने ज्यादा इस बारे में सोचा भी नहीं। उसे जल्दी से जल्दी यहां से बाहर निकलना था। खासकर इस आदमी के उठने से पहले वह यहां से भाग जाना चाहती थी। साधना की आंखों में आंसू भर चुके थे। वह रोते हुए बेड से उठी। बेड से उठते ही वह दोबारा बेड पर बैठ गई, क्योंकि उसे अपने लोअर एब्डोमिनल में बहुत पेन हो रही थी। साधना की एक हल्की सी आह निकल गई। वह फिर भी हिम्मत करके उठी। उठते ही उसने अपने कपड़े उठाए और धीरे धीरे कर बाथरूम की तरफ जाने लगी। बाथरूम में ही उसे अपनी ड्रेस दिख गई थी। साधना ने एक बार अपने आप को मिरर में देखा। मिरर में उसे अपनी ऊपर बॉडी पर किसी के दांत काटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह निशान अब तक रेड और हल्के पर्पल कलर के हो चुके थे। उसने उन निशानों को अपनी उंगली से छू कर देखा। उन निशानों को छूते ही उसकी एक आह निकल गई, साथ ही उसने अपनी आंखें दर्द से बंद कर ली। मिरर में देखते हुए उसने अपने आप को एक कस के गाल पर थप्पड़ लगाया। थप्पड़ लगाते हुए वह अपने आप को कोस रही थी कि उसने ऐसे कैसे किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया। आखिर कैसे वह अपने आप को किसी के सामने सौंप बैठी। क्यों उसने अपने आप पर काबू नहीं रखा। कुछ पल खुद को कोसने के बाद साधना ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने कपड़े एक तरफ रखे। साधना ने जल्दी से हल्के गर्म पानी से उसने शावर लिया। पानी हल्का गर्म था, जिस वजह से साधना को उसके पेन में थोड़ी रिलीफ फील हो रही थी। साधना ने जल्दी से अपने कल रात वाले कपड़े पहने और वह दबे पांव रूम से बाहर निकल गई। उसने एक बार भी उस आदमी का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से उस बार से बाहर निकली और एक टैक्सी लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। साधना ने जल्दी से अपने कल रात वाले कपड़े पहने और वह दबे पांव रूम से बाहर निकल गई। उसने एक बार भी उस आदमी का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से उस बार से बाहर निकली और एक टैक्सी लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में साधना उस अपार्टमेंट में खड़ी थी, जहां तान्या और यशवी रहती है। साधना कल ही उन दोनों के पास उनके अपार्टमेंट में आई थी। साधना को पता था कि लॉक की कहां पड़ी है। उसने चाबी उठाए और लॉक खोलकर अंदर चली आई। पूरा अपार्टमेंट खाली ही था। वहां पर 2 रूम थे, वो भी अभी खाली ही थे। इसका मतलब था कि तान्या और यशवी अभी तक वापस आई नहीं है।
खैर कल रात जो उन दोनों ने साधना के साथ किया था, उसके बाद साधना उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। साधना चुपचाप एक कमरे की तरफ बढ़ गई। साधना ने एक कोने में देखा जहां उसका बैग रखा हुआ था। फिर उसने एक बार अपने पहने कपड़ों की तरफ देखा। वह इन कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। वह जल्दी से उस बैग की तरफ बढ़ गई। उसने एक गहरी सांस ली, फिर बैग में से एक सूट निकाला और उसे पहन लिया। अब साधना ब्लैक कलर के अनारकली ड्रेस में थी, जो कि काफी सिंपल था, पर साधना के गोरे रंग पर जच बहुत रहा था। साधना ने पूरा ध्यान रखा था कि उसके नेक पर बने निशान किसी को दिखाई ना दे, इसलिए उसने बैंड शेप में गले वाला अनारकली पहना था। साधना जल्दी से अपना बैग लेकर अपार्टमेंट से निकल गई। उसने डोर वापस लॉक कर दिया था। साधना बाहर आए और रोड पर ऐसे ही चलती रही। साधना के पास ना तो ज्यादा पैसे थे और ना ही रहने की जगह। एकदम से साधना को कुछ याद आया। उसके चलते हुए कदम अपने आप रुक चुके थे। साधना ने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, धन्यवाद भगवान जी हमें ये रास्ता दिखाने के लिए। पर अब जब आपने हमें ये रास्ता दिखाया है तो हमारी मदद भी कीजिएगा। इतना कहकर वह फिर से आगे चलने लगी। साधना को थोड़ा दूर जाना था, जिस वजह से वह पैदल ना जाकर ऑटो पर जाने का सोचती है। साधना ने एक बार अपने पर्स में देखा, उसके पास कुछ पैसे थे और एक छोटा सा स्मार्टफोन जिसकी डिस्प्ले लगभग टूटी ही हुई थी। साधना ने एक गहरी सांस, फिर उसने एक ऑटो पकड़ ली अपनी मंजिल पर जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ पाम पैराडाइज बार में कंदन अभी भी सो रहा था। वह अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था कि तभी नाइट स्टैंड पर रखा हुआ उसका फोन रिंग करता है। कंदन ने आंखें बंद किए हुए ही अपना हाथ नाइट स्टैंड की तरफ बढ़ाया और फोन हाथ में लेकर बिना देखे ही पिक कर लिया। दूसरी तरफ से संजीव की आवाज कंदन को सुनाई दी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बॉस, पर औरंगाबाद वाली मीटिंग का टाइम होने वाला है, इसीलिए मैंने आपको रिमाइंड करवाने के लिए फोन किया है। इधर कंदन जो कि नींद में ही था, उसकी आंख एकदम से खुल गई। कुछ ही पलों में उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई थी। उसने इधर उधर देखा तो वह रूम में अकेला ही था। कंदन ने संजीव से कहा, ओके, मीटिंग की तैयारी करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। इतना कहकर कंदन ने संजीव की आगे कोई बात सुने बिना कॉल कट कर दिया। कंदन बेड से उठा, उसने पास ही पड़ा हुआ टॉवल अपनी लोअर बॉडी पर लपेट लिया। कंदन सीधा बाथरूम की तरफ गया। उसने पूरे बाथरूम में, शावर रूम में हर जगह देखा, पर कहीं भी साधना नहीं थी। कंदन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए खुद से कहा, बाबी, बाबी, तुम ऐसे नहीं कर सकती। तुम खुद चलकर एक बार फिर से मुझसे टकराए हो तो भूल कर भी इस बार मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह जल्दी से शॉवर लेने लगा। शावर लेते टाइम भी उसका पूरा ध्यान साधना में ही था। ऐसा कुछ था जो उसे साधना को भूलने नहीं दे रहा था। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि साधना उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। दूसरी तरफ साधना इस वक्त मुंबई के सबसे बड़े कॉलेज के सामने खड़ी थी। आज संडे था, इसलिए कॉलेज तो बंद था, पर वह सीधे कॉलेज के हॉस्टल की तरफ चली गई। उसने वार्डन से बात की और अपनी स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट, अपनी कॉलेज एडमिशन के डॉक्यूमेंट उसने वार्डन को दिखाए। जैसा कि साधना ने सोचा था, लकीली कुछ देर में उसे हॉस्टल में एक रूम मिल गया था। साधना ने वार्डन को थैंक यू बोला और अपने हॉस्टल रूम की चाबी लेकर वह रूम की तरफ चली गई। साधना कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे के पास पहुंची। उसने डोर अनलॉक किया तो देखा अंदर रूम की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। रूम में तरह तरह की शराब की बोतल इधर उधर पड़ी हुई थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ऐसे लग रहा था कि 2-3 दिन पहले ही किसी ने ये रूम खाली किया होगा और उसके बाद यहाँ की सफाई भी नहीं की गई। साधना ने अपने बैग को एक साइड रखा, फिर उसने अपने दुपट्टे को अपनी कमर पर बांध लिया। उसने आगे बढ़कर सारी सफाई करनी शुरू कर दी। करीब आधे 1 घंटे बाद साधना ने पूरा रूम नीट एंड क्लीन कर दिया था। अब वह नहाने जा रही थी। उसे आज ही अपनी सारी प्रिपरेशन करके रखनी थी ताकि वह कल अपना कॉलेज आराम से ज्वाइन कर सके।
साधना यहाँ मुंबई में पढ़ने के लिए ही आई थी, वह भी स्कॉलरशिप के थ्रू। स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग उसको मुंबई का ये सबसे बड़ा कॉलेज ही प्रोवाइड हुआ था। कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ उसे हॉस्टल की सहूलियत भी प्रोवाइड हुई थी। पर साधना ने सोचा था कि मुंबई में तो उसकी बेस्ट फ्रेंड्स तान्या और यशवी भी रहती हैं, तो वह हॉस्टल में रहकर उनसे दूर क्यों रहे। तो साधना ने सोचा था कि वह तान्या और यशवी के साथ ही अपार्टमेंट शेयर कर लगी। पर उसे नहीं पता था कि उसने दोस्त के नाम पर सांप पाल रखे थे। तान्या और यशवी ने कल रात जो साधना के साथ किया वह तो कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ नहीं करता। उनकी इस हरकत की वजह से साधना ने अपनी इज्जत गंवा दी थी। पता नहीं तान्या और यशवी ने उससे कौन सा बदला लिया था। ये सब सोचते हुए साधना शावर ले रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे जो कि शावर के पानी के साथ साथ उसके गाल से होते हुए नीचे जा रहे थे। उसके ऊपर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था, जिससे उसके दिमाग की गर्मी शांत हो रही थी। साधना इतनी भोली है कि वह अपना रिवेंज भी ढंग से नहीं ले सकती। ये बात साधना को पता थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वह कभी तान्या और यशवी की शक्ल भी नहीं दिखेगी। यहाँ साधना शावर ले रही थी, वहां दूसरी तरफ कंदन अपने ऑफिस पहुंच चुका था। आज उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अभी वह इस मीटिंग को अटेंड कर रहा था। कंदन की फिजिकल प्रेजेंस भले ही उस मीटिंग रूम में थी, पर उसका पूरा दिमाग इस वक्त साधना में ही घूम रहा था। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुई तो कंदन अपने केबिन में पहुंचा। कंदन ने संजीव को अपने पास आने के लिए कहा। कुछ ही देर में संजीव कंदन के सामने उसके केबिन में खड़ा था। कंदन ने उसे देखते हुए कहा, कल रात मेरे साथ जो लड़की थी, उस लड़की की सारी डिटेल्स मुझे अगले 1 घंटे के अंदर मेरे टेबल पर चाहिए, और याद रहे उसके जन्म से लेकर अब तक की सारी डिटेल, मतलब की सारी डिटेल मुझे चाहिए। नाउ गो, योर टाइम इज स्टॉप नाउ। संजीव को पहले तो बहुत बड़ा झटका लगा। उसे नहीं पता था कि कल रात कंदन किसी लड़की के साथ था, पर अभी उसके पास कुछ भी सोचने का टाइम नहीं था। संजीव ने जल्दी से कंदन को देखते हुए हाँ में सिर हिलाया और वह कंदन के केबिन से निकल गया। संजीव के जाने के बाद कंदन का पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर हो चुका था। करीब 1 घंटे बाद कंदन के केबिन में संजीव अपना सिर झुकाए खड़ा हुआ था। सामने चेयर पर कंदन बैठा हुआ था, जिसके हाथ में एक फाइल थी। ये वही फाइल थी जिसमें साधना की बचपन से अब तक की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। जैसे जैसे कंदन वो फाइल पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। उसकी जावलाइन गुस्से में पूरी कसी हुई थी, साथ ही उसके हाथों की मुट्ठी कसतई जा रही थी। कंदन के केबिन में संजीव अपना सिर झुकाए खड़ा हुआ था। सामने चेयर पर कंदन बैठा हुआ था, जिसके हाथ में एक फाइल थी। ये वही फाइल थी जिसमें साधना की बचपन से अब तक की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। जैसे जैसे कंदन वो फाइल पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। उसकी जावलाइन गुस्से में पूरी कसी हुई थी, साथ ही उसके हाथों की मुट्ठी कसतई जा रही थी। अगला दिन, आज साधना का कॉलेज का फर्स्ट डे था। वह सुबह जल्दी उठ चुकी थी और तैयार होकर वह अपने हॉस्टल से बाहर आई। इसके बाद वह अपने कॉलेज के गेट की तरफ जाने लगी। साधना ने इस वक्त येलो कलर का अनारकली ड्रेस पहना हुआ था। उसने कानों में सिल्वर कलर के झुमके पहने हुए थे। होठों पर लिप बाम, बाल खुले हुए थे जो कि कमर तक लहरा रहे थे, माथे पर छोटी सी काले रंग की बिंदी। उसकी बॉडी में उसे आज भी पेन फील हो रहा था, पर अभी वह पहले से काफी ठीक थी। उसकी नेक और गले पर जो दांत काटने के निशान थे, वह आज भी विजिबल थे। साधना ने उन्हें छुपाने के लिए कंसीलर लगाया हुआ था ताकि कोई भी उन निशानों को देखकर साधना को गलत ना समझे। साधना कॉलेज के पास आई। वह कॉलेज को बहुत ही ध्यान से देख रही थी क्योंकि यह कॉलेज बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर था। ऐसा होना तो बनता था क्योंकि पूरे मुंबई का सबसे बेस्ट कॉलेज था। वहां पर मुंबई के ही नहीं पूरे इंडिया से स्टूडेंट स्टडी के लिए आते थे। पर यह कॉलेज कोई आम कॉलेज नहीं था जिसमें हर किसी को एडमिशन मिल जाए। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास आपकी स्टडी का अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए था।
साधना को भी स्कॉलरशिप इसलिए मिली क्योंकि वह एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। स्कूल टाइम से आज तक उसकी क्लास में वह हमेशा फर्स्ट रैंक पर आती रही है। साधना इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी वह किसी लड़की से टकरा गई। दोनों के टकराने से दोनों के ही मुंह से अचानक से निकला, सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। सॉरी सॉरी, हमने देखा नहीं। वह सामने रही लड़की ने साधना की आवाज सुनी तो उसने सिर उठाकर साधना को बहुत ही गौर से ऊपर से नीचे तक देखा। वह अभी नीचे झुकी हुई थी क्योंकि टकराने की वजह से उसका बैग नीचे गिर गया था। वह सीधी खड़ी हुई और साधना को अपने सामने देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। फिर उस लड़की ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, हेलो, क्या आप मुझे बता सकती है कि वॉशरूम कहाँ होगा? एक्चुअली वो क्या है ना, यह मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है और मुझे कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी साधना ने कहा, सॉरी, पर हमारा भी आज कॉलेज में पहला दिन है तो हमें भी कुछ भी यहाँ का नहीं पता। तो हम आपको नहीं बता सकते कि वॉशरूम कहाँ है। उस लड़की ने खुश होते हुए कहा, वाह, तुम्हारा भी आज पहला दिन है क्या? तो साधना ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उस लड़की ने कहा, अच्छा, तुम किस चीज की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में आए हो? तो साधना ने उसे बताते हुए कहा, जी हम बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो उस लड़की ने बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहा, वाह, तो मतलब हम दोनों फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही क्लास में हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स किसी और कॉलेज में गए हैं, पर मेरे खडूस और अकदू भैया ने मेरा एडमिशन इस कॉलेज में करवा दिया जहां पर मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। बाय द वे, मेरा नाम वेदिका है, वेदिका मल्होत्रा। और तुम्हारा? तभी साधना ने धीरे से कहा, हमारा नाम साधना शर्मा है। ऐसे ही वह दोनों बातें करते हुए कॉलेज के अंदर जाने लगी। कुछ ही पलों में वह दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वह दोनों आज पहली बार मिली है, बल्कि ऐसे लग रहा था कि वह दोनों काफी पुरानी दोस्त है। वह दोनों ऐसे ही बातें करते हुए एक तरफ से होकर अपनी क्लास में जा रही थी। वही ही कुछ सीनियर्स जो कि एक साइड में न्यू एडमिशन के स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे थे। उन लोगों में 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे जो कि बड़े बाप की बिगड़ी औलादें लग रही थी। उनमें से 2 लड़कों ने साधना और वेदिका का रास्ता रोकते हुए कहा, ओह हेलो, तुम दोनों न्यू एडमिशन हो ना? क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम्हारे सीनियर्स यहाँ पर खड़े हैं और तुम दोनों उन्हें इग्नोर करते हुए आगे चली जा रही हो? इधर चलो, बॉस ने बुलाया। साधना और वेदिका ने लड़कों के पीछे देखा तो वहां पर 2 लड़कियां और एक हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। साधना, जो कि काफी भोली थी, वह उनके साथ जाने लगी, पर वेदिका ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, तुम कहां जा रही हो? इग्नोर देम, हम अपनी क्लास अटेंड करते हैं। इतना कहकर वह दोनों आगे जाने लगी तो उन दोनों लड़कों ने फिर से उनका रास्ता रोक लिया। उनमें से एक लड़के ने कहा, बड़ी जल्दी है क्लास अटेंड करने की, क्या करोगे क्लास में जाकर? हम सबको पता है कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करने तो नहीं आता, तो फिर थोड़ी मस्ती तो कर लेते हैं पहले। वेदिका को उन पर गुस्सा आ रहा था, पर साधना को डर लग रहा था। उसने धीमे से वेदिका से कहा, चलो ना वेदिका, उनकी बात मान लेते हैं। वैसे भी कोई डरे ही देंगे ना, हम कर लेंगे। बातें सुनने तो अच्छा ही है। ये बात साधना ने चारों तरफ देखते हुए कही थी क्योंकि वहां सीनियर और जूनियर सब खड़े हुए थे जो कि साधना और वेदिका को देखकर हंस रहे थे। वेदिका और साधना अपनी जगह से हिलकर सीनियर्स के पास नहीं गई तो उनके सामने खड़े एक लड़के ने साधना का बैग उससे लेते हुए कहा, जाओ जाकर पढ़ाई करो, वो भी बिना बुक और नोटबुक के। साधना ने हैरानी से उस लड़के को देखा जिसने उसका बैग एकदम से उससे छीन लिया था। साधना और वेदिका आखिरकार झुक ही गई थी क्योंकि बिना बुक्स पढ़ना होगा कैसे। इसलिए पढ़ाई के लिए तो उन्हें बैग और बुक्स की जरूरत थी। इसलिए वह दोनों उन दोनों लड़कों के पीछे पीछे बाकी सीनियर्स के पास चली गई। अब साधना और वेदिका सीनियर्स के सामने खड़ी हुई थी। अभी भी साधना का बैग उस लड़के के हाथ में था। तभी उनमें से एक उनके गैंग के हेड ने वेदिका को देखते हुए कहा, तुम ब्लू टॉप, तुम हमें हेमा मालिनी की एक्टिंग करके दिखाओ। वेदिका को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया और वह कुछ करना भी नहीं चाहती थी।
पर वह साधना को भी अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उसे हेमा मालिनी की एक्टिंग करके ही दिखानी ही पड़ी। एक लड़की ने उसके तरफ एक दुपट्टा फेंक दिया था, तो वेदिका वो दुपट्टा ओढ़ लिया और हेमा मालिनी की एक्टिंग करने लगी। उसके ऐसा करते हुए वहां पर जमा हुए सारे स्टूडेंट हंस रहे थे। जब वेदिका का टास्क पूरा हो गया तो उसी लड़के ने जिसने वेदिका को ये टास्क दिया था, उसने अपने बाकी दोस्तों से पूछते हुए कहा, इस बहन जी को क्या टास्क दिया जाए। तो उनमें से एक लड़की ने कहा, राघव वो देख हमारे खड़ूस प्रोफेसर सामने। उस लड़की के कहते ही राघव ने सामने देखा तो कंदन अपने पूरे रोहब के साथ चलते हुए आ रहा था। उसे देखते हुए राघव के शैतानी दिमाग में कुछ चलने लगा। उसने साधना से कहा, वो येलो सूट वह सामने देख रही हो, वह यहाँ के प्रोफेसर है। तुम जाओगी और उन्हें किस करोगी, ये तुम्हारा टास्क है। साधना ने घबराते हुए उधर देखा तो कंदन की पर्सनैलिटी देखकर ही वह बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि कंदन देखने से ही बहुत ज्यादा गुस्से वाला लग रहा था। साधना ने घबराते हुए कहा, नहीं हम यह नहीं कर सकते, अगर उन्होंने हमें डांटा तो हम रो ही देंगे। वहीं वेदिका की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने साधना से कहा, जाना साधना देख कितने हैंडसम प्रोफेसर है, और एक किस ही तो करनी है। फिर वेदिका ने थोड़ा शरारत से कहा, मैं तो कहती हूँ गाल की जगह ना लिप किस कर लेना। उसकी यह बात सामने रहे सीनियर्स ने सुन ली थी। तभी राघव ने कहा, लिप किस कर लेना का क्या मतलब है? मैंने लिप किस करने को ही बोला है, जाओ और उस प्रोफेसर को लिप किस करो। राघव की बात सुनकर जहां वेदिका बहुत खुश हो रही थी, वही साधना की तो सांस ही अटक गई थी। उसने घबराते हुए कहा, हम यह नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। तभी वेदिका ने उसे कंदन की तरफ धकेलते हुए कहा, जाना इतना हैंडसम प्रोफेसर है और तू एक किस नहीं कर सकती। अगर मैं होती ना, नहीं नहीं मैं नहीं, अगर कोई और लड़की होती ना तो अब तक मेरा मतलब है प्रोफेसर को सिड्यूस करने का कोई मौका ना छोड़ती। साधना को पता नहीं क्यों पर ऐसे लग रहा था कि वह वेदिका को बहुत टाइम पहले से जानती है। उसकी यह बातें, उसकी हरकतें उससे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। पर उसने अभी कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा और वह थोड़ा डरते हुए कंदन की तरफ जाने लगी। सीनियर तो सीनियर्स, पर अब वेदिका भी उसे फोर्स कर रही थी कि वह कंदन को किस करे, तो साधना बहुत ही डरते हुए कंदन की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। वहीं कंदन बिना इधर उधर ध्यान दिए जा रहा था। उसने अभी तक साधना को भी नोटिस नहीं किया था। कंदन ने इस वक्त फॉर्मल कपड़े पहन रखे थे, बाल जेल से सेट थे, हाथ में बहुत ही महंगी वॉच थी। वह इस वक्त बहुत ही डैशिंग लग रहा था। साधना की उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। साधना ने ध्यान नहीं दिया था, पर कॉलेज की हर लड़की कंदन के इस जानलेवा लुक पर मरी जा रही थी। वह सब लड़कियां जिन्हें पता था कि साधना कंदन को किस करने वाली है, वह साधना ने जल रही थी। पर उन्हें कंदन के स्वभाव का भी पता था। उन्हें पता था कि कंदन को आंख उठाकर देखने भर से कंदन आंखें नोच लेता है, तो अगर साधना उसे किस करेगी तो वह उसका क्या ही हाल करेगा। यही देखने के लिए वह सब लोग कंदन और साधना की तरफ अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। अब तक लगभग सारा कॉलेज ही उन दोनों के आसपास घेरा बनाकर खड़ा था। साधना कुछ ही पलों में कंदन के सामने खड़ी हुई थी। उसने कंदन का रास्ता रोक लिया था, इसीलिए कंदन उसे कंफ्यूजन से देख रहा था, पर फिर भी उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। साधना को तो नशे की वजह से याद ही नहीं था कि परसों की रात वह किसके साथ थी, और सुबह भी उसने कंदन का चेहरा नहीं देखा था। इसलिए वह इस बात से अनजान थी कि उसने परसों जिसके साथ वन नाइट स्टैंड किया था वह कंदन ही था। वहीं कंदन भी ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वह पहली बार साधना को देख रहा हो। साधना कंदन को देखते हुए अपनी एड़ियां ऊपर उठाकर अपने पंजों के बल खड़े हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कंदन के दोनों शोल्डर पर रखे और अपनी आंखें बंद करके उसने कंदन के होठों पर अपने होंठ रख दिए। साधना ने बस कंदन के होठों से अपने होंठ मिलाए थे, फिर वह पीछे हो गई। उसने अपना सर झुकाकर कंदन से कहा, सॉरी प्रोफेसर, हमें सीनियर्स ने आपको किस करने के लिए डरे दिया था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वह हमें हमारा बैग नहीं लौटाते, और अगर हमें हमारा बैग नहीं मिलता तो हम आज की पढ़ाई कैसे करते हैं। इसलिए हमें ये करना पड़ा आए।
इतना कहकर उसने सामने देखा पर वहां पर कंदन और साधना के अलावा कोई भी नहीं था। साधना का बैग एक तरफ पड़ा हुआ था। साधना ये सब देखकर बहुत ज्यादा चौंक गई थी कि यह कैसे लोग हैं, अभी तो यहीं खड़े थे और अब यहाँ कोई है ही नहीं। पूरा कॉलेज ही खाली हो गया। सारा कॉलेज साधना को बीच मझधार फंसा कर गायब ही हो गया था। साधना ने अब यहाँ पर एक भी रुकना सही नहीं समझा। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और 100 की स्पीड से एक तरफ भाग गई। वही कंदन को सब कुछ समझ आ गया था। उसने अपने होठों पर एक बार अपना हाथ रखा और फिर मुस्कुरा दिया। फिर वह अपने स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया। क्या जानती है साधना पहले से ही वेदिका को? क्या होगा आगे जब साधना को पता चलेगा कि उसने कंदन के साथ वन नाइट स्टैंड किया था? क्या होगा आगे की कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। साधना ने अब यहाँ पर एक भी रुकना सही नहीं समझा। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और 100 की स्पीड से एक तरफ भाग गई। वही कंदन को सब कुछ समझ आ गया था। उसने अपने होठों पर एक बार अपना हाथ रखा और फिर मुस्कुरा दिया। फिर वह अपने स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया। साधना भाग कर गई तो वहां पर छुपे हुए सीनियर्स और वेदिका, कुछ और भी लड़के लड़कियां जो कि साधना और कंदन की किस छुप कर देख रहे थे, वह सब बाहर आ गए। आज तो सारा कॉलेज हैरान था कि कंदन जो कि किसी लड़की को अपने आप फड़कने नहीं देता, उसने किसी लड़की के उससे किस करने पर भी कुछ नहीं कहा, बल्कि वह तो मुस्कुरा रहा था। आज सभी ने उसे पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी एकटक कंदन की मुस्कुराहट में खो गए थे। क्योंकि भले ही कंदन कम हंसता मुस्कुराता था, पर मुस्कुराने से उसके एक गाल में डिंपल पड़ते थे, जिसे देखकर हर कोई उसकी मुस्कुराहट पर दिल हार जाए। सब लोग आंखें फाड़े हैरानी से कंदन की पीठ को देख रहे थे, क्योंकि इस वक्त वह अपने स्टाफ रूम में जा रहा था। उन लड़के लड़कियों में से एक लड़के ने खोए हुए अंदाज में कहा, क्या मैंने कोई सपना देखा? आज हमारे खड़ूस प्रोफेसर मुस्कुराए। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं सच में कोई ड्रीम ही देख रहा हूँ। उसके इतना कहते ही उसके बगल में खड़े लड़के ने उससे जोर से चिमटी काटते हुए कहा, बे ओए, तू कोई सपना नहीं देख रहा। कंदन सर सच में आज मुस्कुरा रहे थे, जबकि उन्हें तो उस लड़की पर गुस्सा होना चाहिए था। सारे स्टूडेंट्स में आज का हॉट टॉपिक साधना और कंदन की किस थी। साथ ही साथ कंदन की मुस्कुराहट जिसे वह भूल ही नहीं पा रहे थे। वेदिका साधना को ढूंढते हुए कॉलेज की कैंटीन में पहुंची। साधना एक तरफ बैठी हुई थी। वेदिका की जब साधना पर नजर गई तो वह उस टेबल की तरफ बढ़ गई जिस टेबल पर साधना बैठी हुई थी। वेदिका ने उसके सामने बैठते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। एक तो इस कॉलेज के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, तुम्हारे चक्कर में मैंने पूरा कॉलेज घूम लिया। साधना ने उसे घूरते हुए कहा, तुम ही थी ना वह जो मुझे प्रोफेसर के पास जाने के लिए उन्हें किस करने के लिए फोर्स कर रही थी, पर बाद में तुम भी उन लोगों के साथ गायब हो गई। वेदिका ने उसे देखते हुए कहा, यार वह प्रोफेसर देखने में थोड़े गुस्से वाले लग रहे थे, इसलिए मैं डर गई थी। सॉरी ना, माफ कर दे। साधना ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके जाओ, तुम्हें किया माफ, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? वेदिका ने उसे देखते हुए पूछा। साधना ने कहा, तुम हमें अभी ट्रीट दोगी। अगर तुमने ट्रीट देने से मना किया तो फिर नो माफी। उसकी बात पर वेदिका मुस्कुरा दी। इस वक्त साधना बहुत ही क्यूट लग रही थी, इसलिए वेदिका को वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। वेदिका अपनी जगह से उठी और बिना कुछ बोले कैंटीन की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ कंदन इस वक्त अपने पर्सनल स्टाफ रूम में बैठा हुआ था। बहुत कम लोग जानते थे कि कंदन इस कॉलेज ट्रस्टी था, इसलिए कंदन को कॉलेज में स्पेशल और पर्सनल स्पेस मिला हुआ था। कंदन एक फाइल रीड कर रहा था, जिस बैच का वो क्लास इंचार्ज था। ये फाइल उसी क्लास के स्टूडेंट्स की थी। वह इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। ऐसे लग रहा था स्वर्ग से उतरा हुआ कोई फरिश्ता इस वक्त वहां पर बैठा हुआ था। उसकी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी, जिससे उसके हाथों की उभरी हुई नसें साफ दिखाई दे रही थी।
वह कुछ देर उस फाइल पर वर्क करता रहा, फिर वह स्टाफ रूम से निकलकर क्लासरूम की तरफ जाने लगा। वहीं अभी ही क्लास में साधना और वेदिका आई थी। पूरी क्लास साधना को ही देख रही थी। कुछ लड़कियां उससे जेल्स हो रही थी, तो कुछ लड़कियां उसके रंग रूप की तारीफ कर रही थी। वहीं सारी क्लास के लड़के साधना को बहुत ही प्यार से निहार रहे थे, क्योंकि वह थी ही इतनी प्यारी कि किसी की भी उससे नजर ना हटे। उसके चेहरे पर किसी का भी दिल धड़का देने वाली स्माइल थी। लड़के तो उसे देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गए थे। साधना और वेदिका जाकर एक बेंच पर बैठ गई। कुछ ही देर में क्लास में प्रोफेसर की एंट्री होती है। ये प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि कंदन ही था। कंदन सबसे पहले बिजनेस की क्लास लेना पसंद करता था। उसका मानना था कि सुबह सुबह बच्चे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और अगर वह सबसे पहले बिजनेस की स्टडी करेंगे तो जल्दी उसे सीख भी लेंगे। कंदन क्लास में एंटर हुआ तो सभी स्टूडेंट्स ने उसे अपनी जगह पर स्टैंड अप होकर गुड मॉर्निंग विश किया। एक लड़के ने कंदन को देखते हुए कहा, प्रोफेसर आज क्लास में न्यू एडमिशन्स आए हैं, तो उनका इंट्रो शुरू करे। कंदन ने अपनी रोहबदार आवाज में कहा कि ये फालतू की इंट्रोडक्शन वाली फॉर्मेलिटी तुम लोग और किसी पीरियड में कर लेना, मेरी क्लास में ये सब नहीं होगा। 1 घंटे का पीरियड है, उसमें भी इंट्रो में आधा घंटा खराब कर दोगे तुम सब। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। उसके इतना कहने के बाद किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे आगे कुछ बोल सके। वहीं कंदन आगे की तरफ मुड़ा और उसने क्लास शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ तान्या और यशवी अभी ही अपने अपार्टमेंट पहुंची थी। वह दोनों परसों रात से ही उस बार में लड़कों के साथ मजे कर रही थी। घर आते ही उन दोनों ने पूरा अपार्टमेंट देख लिया था, पर उन्हें कोई कहीं भी साधना नहीं मिली थी। उन्हें पता चल गया था कि परसों की रात साधना आकाश के साथ नहीं सोई थी। इवन वह तो आकाश के कमरे तक भी नहीं पहुंची थी। तान्या ने यशवी के ऊपर भड़कते हुए कहा, तू एक काम भी ढंग का नहीं कर सकती। तुझे मैंने रूम नंबर 207 में जाने के लिए बोला था, और तू उस बहन जी को रूम नंबर 260 में छोड़ाए। तेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था। तभी यशवी ने अपना बचाव करते हुए कहा, गलती तेरी ही है। जब तूने उसकी जिम्मेदारी ली थी तो तुझे उससे आकाश तक पहुंचाना भी चाहिए था। पर नहीं, मैडम तो अपने वन नाइट स्टैंड के साथ बिजी थी। तान्या आगे कुछ कहती कि उससे पहले उसका फोन बजा। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम और नंबर को देखकर उसके हाथ कांपने लगे थे। तान्या ने कुछ पल बाद फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक औरत की काफी भारी और रोहाबदार आवाज आई, कहाँ मर गई हो तुम दोनों? कब से फोन कर रही हूं मैं और तुम दोनों हो कि फोन उठाने का नाम ही नहीं है। तभी तान्या ने अपने आप को संभालते हुए कहा, वो बड़ी मैम, हम खाना बना रहे थे, बस इसीलिए फोन नहीं उठा पाए। दूसरी तरफ से फिर से वही गुस्से वाली आवाज आई, मैंने तुम दोनों को खाना बनाने और खाने के लिए नहीं रखा है। खाना भले खाओ या ना खाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे उस लड़की के बारे में बताओ, वह लड़की अब तक मिली कि नहीं? तभी यशवी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं बड़ी मैम, हमने उसे पूरे होटल में देखा, यहां तक कि उस अपार्टमेंट में भी देखा जहां आपने हमें उसके साथ रहने के लिए कहा था। ना तो वह खुद यहाँ है, ना ही उसका सामान यहाँ है। तभी उस औरत ने अपने दांत भींचते हुए कहा, पागल लड़कियों, तुम दोनों से एक लड़की नहीं संभाली गई। ऐसे करो, जल्दी से यह अपार्टमेंट खाली करो और कम से कम एक हफ्ते के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। अगर वही हुआ जिसका हमें डर है तो तुम्हारे दोनों के साथ साथ हम भी बुरे फंस जाएंगे। जल्दी निकलो और दफा हो जाओ यहाँ से। उस औरत ने इतना ही कहा और फोन एक बीप की आवाज के साथ कट हो गया। तान्या और यशवी ने अपना सारा सामान पैक किया और 1 घंटे के अंदर अंदर वह दोनों अपार्टमेंट छोड़कर जा चुकी थी। वहीं कॉलेज में कंदन की 1 घंटे की क्लास खत्म हो चुकी थी। उसने स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ते हुए अपनी रोहाब भरी आवाज में कहा, आई होप जो मैंने आज स्टडी करवाई है वो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप नोट कर लीजिए, कल मैं पीरियड टाइम आपके क्वेश्चन रिसोल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। इतना कहकर कंदन क्लास से बाहर निकल गया।
उसने इस पूरे टाइम पीरियड में साधना की तरफ एक नजर भी उठाकर नहीं देखा। कंदन बहुत ही शांत बिहेव कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वहीं कंदन के क्लास से बाहर जाते ही साधना ने एक चैन की सांस ली। सुबह की अपनी हरकत की वजह से उसे डर था कि कंदन सबके सामने उसे कुछ बोल ना दे। इसके बाद साधना की बैक टू बैक क्लासेस थी और वह पूरे ध्यान के साथ अपनी क्लास अटेंड कर रही थी। किसका फोन आया था तान्या और यशवी को? आखिर कौन है वह औरत और क्यों है वह साधना के पीछे? आखिर क्या राज दबे हुए? इस कहानी के पीछे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। वहीं कंदन के क्लास से बाहर जाते ही साधना ने एक चैन की सांस ली। सुबह की अपनी हरकत की वजह से उसे डर था कि कंदन सबके सामने उसे कुछ बोल ना दे। इसके बाद साधना की बैक टू बैक क्लासेस थी और वह पूरे ध्यान के साथ अपनी क्लास अटेंड कर रही थी। मुंबई, इंडिया। सूर्यवंशी महल। शाम का वक्त। सफेद संगमरमर का ये खूबसूरत सा बहुत बड़ा महल है, जिसकी दीवारें सफेद रंग की है। ये महल बहुत दूर तक फैला हुआ है। इस महल के लिविंग हॉल में एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई है, जिसका नाम है मिसेज तृप्ति सूरज सूर्यवंशी। तृप्ति जी लिविंग हॉल के सोफे पर बैठी हुई अपने फोन पर कुछ कर रही थी कि तभी एक लड़की, जिसके हाथ में करीब 4 या 5 महीने का एक बच्चा था, वह लड़की तृप्ति जी के सामने बैठते हुए बोली, मॉम ये देखिए, ये लड़की कितनी सुंदर है। यह मेरे मामू की बेटी है। आज ही पेरिस से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी है। इतना कहकर उसने तृप्ति जी के सामने एक फोटो रख दी। उस फोटो में एक लड़की थी जिसने मिड थाई तक एक गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। तृप्ति जी ने उस फोटो को अपने हाथ में लेकर गौर से देखते हुए कहा, निहारिका, ये लड़की तो काफी सुंदर है। कितनी प्यारी लग रही है और बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड की हाई फाई लड़की लग रही है, जैसी कि हमें हमारे बेटे के लिए चाहिए। तभी कामना ने इतराते हुए कहा, ये बात तो है मॉम। कामना? कामना नाम है इसका। मॉडलिंग करती है तो स्टैंडर्ड तो होगा ही। ऊपर से मामू भी कौन सा कम है। आप तो मिली ही है उनसे, बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो। तृप्ति जी ने निहारिका की बात पर हाँ में सिर हिला दिया। तभी निहारिका ने आगे कहा, पर मॉम क्या फायदा कंदन भैया के लिए लड़की ढूंढने का? वह कौन सा शादी के लिए हाँ करते हैं? पता नहीं भैया को ऐसा क्या चाहिए लड़की में कि वह हर लड़की को शादी के लिए रिजेक्ट कर देते हैं। तृप्ति जी ने थोड़ी चिंता करते हुए कहा, यही तो बात है निहारिका बेटा। तुम्हें पता है, हमें लक्षित के टाइम पर जरा भी चिंता नहीं हुई थी। उसे उसकी बुआ सारिका ने एक बार तुम्हारी फोटो दिखाई थी, तभी उसने हाँ कर दी थी। और सच कहूं तो तुम्हारे आने से इस घर की रौनक बढ़ गई है। और यह जो तुमने हमें इतना प्यारा तोहफा दिया है, इसके बाद तो सच में हमारे भाग खुल गए हैं। हमें नाज है सारिका की पसंद पर। तृप्ति जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर निहारिका बहुत खुश हो गई थी। तभी तृप्ति जी ने आगे कहा, वैसे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जेठ की शादी तो मैं करवा के रहूंगी। इस बार उसे घर आने दे, फिर बताती हूँ उसे, अच्छे से उसकी खबर लूंगी इस बार तो। तभी सामने से आवाज आई, रहने दीजिए मॉम, हम सब जानते हैं कि आपकी तो क्या दादी साकी भी कंदन भैया के सामने नहीं चलती। तृप्ति जी और निहारिका ने सामने नजर करके देखा तो लक्षित और सूरज जी लिविंग हॉल की तरफ ही आ रहे थे। लक्षित की बात सुनकर तृप्ति जी का मुंह बन गया था। वहीं सब लोग उनके इस तरह बने हुए मुंह को देखकर खुलकर मुस्कुरा दिए। सूरज जी ने अपना बैग एक तरफ रखा और निहारिका की गोद से बेबी को लेते हुए बोले, कैसा है हमारा चीकू? दादाजी को मिस किया आपने? हाँ। सूरज जी की बात पर रिवांश मुस्कुराकर अपने हाथ पैर मारने लगा, जैसे कि वह कह रहा हो, हाँ दादू, मैंने आपको बहुत मिस किया। तृप्ति जी और निहारिका उठकर किचन की तरफ चली गई, ताकि वह सूरज जी और लक्षित के लिए शाम की चाय और नाश्ते का इंतजाम कर सके। ये है कंदन की फैमिली। तृप्ति जी कंदन की मॉम, सूरज जी कंदन के फादर, लक्षित कंदन का छोटा भाई, उम्र लगभग 26 साल, निहारिका लक्षित की वाइफ। लक्षित और निहारिका की शादी को 2 साल हो चुके हैं। कंदन बार बार शादी के लिए मना कर दिया करता था,
जिस कारण उसके मॉम डैड तृप्ति जी और सूरज जी ने ज्यादा देर न करते हुए लक्षित और निहारिका की शादी करवा दी थी। आखिर उसकी भी उम्र निकलती जा रही थी। वह लोग नहीं चाहते थे कि उनके दोनों बेटे ऐसे ही कुंवारे रहे। 5 महीने पहले ही रिवांश उनकी जिंदगी में आया है। ये सब लोग सूर्यवंशी महल में रहते हैं, जबकि कंदन अपने विला में रहता है। वह इन लोगों से दूर रहता है। रही इस घर की हेड दादीसा की बात, वह सूर्यवंशी महल में बहुत कम आती है। वह तो अपनी पुरानी हवेली में रहती है। उन्हें शहर में रहना पसंद नहीं है। वह ज्यादातर हरिद्वार में अपनी हवेली में ही रहती है। पर दादीसा का ऑरा बहुत ही खतरनाक है। सभी घर वाले उनके गुस्से से बहुत डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी सेल्स कॉरपोरेशन में कंदन कॉलेज के बाद सीधा कंपनी आ गया था। यह उसकी डेली रूटीन है। वह कॉलेज के बाद अपने बिजनेस के लिए कंपनी आ जाता करता था। अभी उसे आए थोड़ा टाइम ही हुआ था कि उसके केबिन का डोर नॉक होता है। कंदन के कम इन बोलते ही संजीव अंदर आया। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी सेल्स कॉरपोरेशन में कंदन कॉलेज के बाद सीधा कंपनी आ गया था। यह उसकी डेली रूटीन है। वह कॉलेज के बाद अपने बिजनेस के लिए कंपनी आ जाता करता था। अभी उसे आए थोड़ा टाइम ही हुआ था कि उसके केबिन का डोर नॉक होता है। कंदन के कम इन बोलते ही संजीव अंदर आया। कंदन के सामने संजीव खड़ा हुआ था। वह चुपचाप खड़ा था कि कंदन ने उसे बोलने का इशारा किया। कंदन का इशारा मिलते ही संजीव ने कहा, सर वह दोनों लड़कियां अभी के लिए जैसे कि आपने बोला था वह दोनों कनाडा पहुंच गई है। अगर आप कहें तो उन्हें कुछ। संजीव की बात पूरी होती कि उसे बीच में रोकते हुए कंदन ने कहा, नहीं संजीव, उन्हें कुछ नहीं करना है। जो जैसे चल रहा है जो वो करती है उन्हें करने दो। बस एक बात का ख्याल रखना, मुझे उन दोनों लड़कियों पर कड़ी नजर चाहिए। जब मैं कहूं वह दोनों लड़कियां मेरी नजरों के सामने हो। गोट इट। संजीव ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बिजनेस रिलेटेड बात करने के बाद संजीव कंदन के केबिन से जा चुका था। उसके जाते ही कंदन ने अपने लैपटॉप पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। वहीं साधना के हॉस्टल में अब तक रात होने को आई थी। कॉलेज के बाद साधना सीधा अपने हॉस्टल रूम में आ गई थी। नो डाउट कि वेदिका के साथ उसका कॉलेज का पहला दिन बहुत अच्छा गया था। उसे एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई थी। साधना का इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। साधना के मॉम डैड की डेथ के बाद साधना के पास सिर्फ उसकी दादी ही बची थी, जो कि 2 साल पहले उससे अलविदा कह गई। अब वह अकेली ही थी, तो जब भी कोई उसके साथ अपनेपन सा व्यवहार करता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए उसने बहुत जल्द वेदिका के साथ दोस्ती कर ली थी। ये सब सोचते हुए वह इस वक्त अपनी हॉस्टल मेस में जा रही थी ताकि वह अपना डिनर ले सके। साधना कुछ देर बाद अपना डिनर लेकर अपने हॉस्टल रूम में आ गई थी। अभी तक तो साधना अपने हॉस्टल रूम में अकेली थी, पर साधना को पता था कि वह ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकती। साधना के पास अच्छी स्टडी करने के लिए कॉलेज तो था, उसके पास रहने के लिए हॉस्टल भी था, पर वह बिना पैसों के कैसे सरवाइव कर सकती थी। ये बात अलग थी कि उसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पेमेंट भी पे की जाती थी, पर वह साधना के लिए इनफ नहीं थी। खाना खाने के बाद साधना इस वक्त अपने हॉस्टल रूम में बैठी हुई अपने फोन पर जॉब सर्च कर रही थी। वह ऐसे तो नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने सोचा था कि वह जॉब फाइंड करेगी और हॉस्टल छोड़ देगी और कहीं रेंट पर घर ले लेगी, क्योंकि हॉस्टल वापस आने का एक टाइम बॉन्ड था। साधना इस टाइम बॉन्ड के चलते जॉब नहीं कर सकती थी। उसने सोचा था कि वह अपनी जॉब के बाद शाम को घर आकर पढ़ाई कर लिया करेगी। बस अभी साधना अपनी इसी सोच के साथ जॉब की वैकेंसीज पर अप्लाई कर रही थी। रात का वक्त कंदन की गाड़ी एक बहुत ही आलीशान विला के बाहर आकर रुकती है। यह विला बाहर से देखने पर ग्रे पेंट में था। यह सूर्यवंशी विला था जहां पर कंदन अपनी फैमिली से अलग रहता है। कंदन इस वक्त खुद ही ड्राइविंग कर रहा था। उसने गाड़ी की चाबी गार्ड को दी और खुद चलकर विला के अंदर इंटर हो गया। अंदर आते ही उसकी नजर सोफे पर बैठी हुई एक लड़की की तरफ चली गई, जो कि सोफे पर बैठी हुई अपने फोन में कुछ कर रही थी। उस लड़की ने भी अपनी नजर उठाकर कंदन की तरफ देखा।
कंदन ने उसे देखा पर वह उसे इग्नोर करते हुए अपने फ्लो पर जाने लगा। उस लड़की ने कंदन को देखा तो उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला। वह लड़की कुछ बोलती कि तभी कंदन ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और चुपचाप अपने फ्लो पर चला गया। कंदन अपने सेकंड फ्लो पर आया और आते ही अपने बेडरूम में चला गया। ये बेडरूम काफी आलीशान और बड़ा था। रूम में एंटर करते ही सामने किंग साइज बेड लगा हुआ था। लेफ्ट साइड बाथरूम था। बाथरूम के साथ ही क्लोजेट रूम था। क्लोजेट रूम का एक डोर बाथरूम में भी था। इस पूरे बेडरूम की थीम पूरे विला की तरह डार्क ब्लैक ग्रे थी। हर एक चीज कस्टम मेड तरीके से तैयार की हुई थी। कंदन ने अपना ब्लेजर उतार कर साइड में रखा और वह सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। कंगन कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया। इस वक्त उसने अपने कैजुअल नाइट वियर कपड़े पहने हुए थे, एक ब्लैक ट्राउजर के साथ ब्लैक टी शर्ट। कंदन को मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक कपड़े पहनना ही पसंद है। कंदन ने अपना फोन उठाया और वह नीचे चला गया। कंदन जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठा। डाइनिंग टेबल की एक चेयर पर वही लड़की बैठी हुई थी जो कि कंदन के आने आने पर लिविंग हॉल में बैठी हुई थी। कंदन के डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते ही मेड ने उसे और उस लड़की दोनों को खाना सर्व कर दिया था। उस लड़की ने खाना खाते हुए कंदन से कहा, भाई वैसे कैसा लगा आपको जब भाभी ने पूरे कॉलेज के सामने आपको किस किया? उस लड़की की बात सुनकर कंदन के चलते हाथ रुक चुके थे। पर अभी भी उसने उस लड़की की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उस लड़की ने आगे बोलते हुए कहा, आपको पता है भाई भाभी की तो हालत बुरी हो गई थी जब उस राघव और उसके चेलों ने भाभी को आपको किस करने का डरे दिया था। वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि आप उससे कुछ बोलोगे, बट स्ट्रेंज आपने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। ऊपर से आपकी वो कातिल मुस्कुराहट। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी आपकी मुस्कुराहट पर अपना दिल हार रहे थे। तभी कंदन ने उससे घूरते हुए कहा, मिस वेदिका मल्होत्रा तुम मुझे ये सब बताने वाली हो? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। वह कैसी है, कैसे रहती है, उसकी पसंद नापसंद। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बोला है वही करो तो ज्यादा बेटर है, फालतू की बातें मत करो और भूलो मत इस वक्त तुम अपने प्रोफेसर के सामने बैठी हो। उस लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, आई नो मुझे सब याद है कि आपने मुझे क्या करने के लिए यहाँ बुलाया है। और वैसे भी फिलहाल के लिए आप मेरे प्रोफेसर नहीं हो, मेरे भाई हो और डॉन तिवारी मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे जैसे जैसे कुछ अपडेट मिलेगी मैं आपको बताती रहूंगी। पर मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप मुझे वापस मल्होत्रा हाउस नहीं जाने दोगे। इस बात का आप मुझे प्रॉमिस करो। कंदन ने आराम से कहा, कंदन सिंह सूर्यवंशी कभी भी वादा नहीं करता क्योंकि वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं। आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड्स, मैंने जो कह दिया वह हो जाएगा। कंगन की इस बात के बाद सामने बैठी हुई वेदिका कुछ कहती कि तभी कंदन का फोन रिंग करने लगा। कंदन ने बहुत ही इरिटेशन के साथ फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा जिस पर मिसेज सूर्यवंशी लिखा हुआ था। कंदन ने 3-4 रिंग्स बजने के कुछ देर बाद फोन पिक कर लिया। कंदन के कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से तृप्ति जी की आवाज आई, हेलो कंदन बेटा, फोन काटने से पहले ध्यान से मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि कल तुम्हारी दादी सा सूर्यवंशी महल आ रही है तो तुम मुझे यहाँ पर चाहिए हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी दादी सा नाराज हो जाए, बाकी आगे की बात तुम खुद ही जानते हो कि अगर वह नाराज हुई तो वह गुस्से में कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें गुस्सा ना दिलाओ और चुपचाप कल सूर्यवंशी महल पहुंच जाना। प्लीज बेटा, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। कंदन ने अपनी मॉम तृप्ति सूर्यवंशी की सारी बात सुन ली थी पर उसने बिना कुछ बोले चुपचाप फोन कॉल कट कर दी। इधर वेदिका ने तृप्ति जी की सारी बात सुन ली थी। उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, व्हाट, कल नानी मुंबई आ रही है? मतलब कि मॉम भी नानी से मिलने सूर्यवंशी महल आएंगी? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आपके साथ आपके विला रहती हूँ तो मेरी माँ मिसेज सारिका मल्होत्रा मुझे छोड़ेंगी नहीं। वेदिका की बात पर कंदन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। डिनर के बाद वह दोनों अपने अपने रूम में जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ साधना इस वक्त आंखें खोले हुए लेटी हुई थी। वह उस रात के बारे में सोच रही थी जब वह अपना सब कुछ खो चुकी थी।
एक औरत का गहना, उसका सब कुछ होती है, उसकी इज्जत जिसे बचाए रखने के लिए वह सब कुछ करती है, पर उसने अपने गलत दोस्तों वजह से अपनी इज्जत खो दी थी। ये बात नहीं थी कि साधना उस रात को भूल गई थी। वह उस रात को कभी भूलने वाली नहीं थी। अभी भी कुछ धुंधली यादें उस रात की उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। पर उसे उस शख्स का चेहरा अच्छे से याद नहीं आ रहा था। साधना उस आदमी के बारे में ही सोच रही थी कि वह कौन होगा जिसके साथ वह अपनी एक रात गुजार चुकी है। क्या पता वह मैरिड हो। क्या पता कैसा दिखता हो। और अगर कोई गुंडा मवाली हुआ तो वह उसे कहीं से भी ढूंढ सकता है, उसे उस रात के लिए ब्लैकमेल कर सकता है। ये बात अपने दिमाग में आते ही साधना ने खुद से कहा, नो वे साधना शर्मा, डोंट थिंक ओवर। अगर वह गुंडा मवाली होता और अगर मुझे ढूंढ रहा होता तो अब तक ढूंढ लेता। और उसे भी तो पता होगा ना कि उसने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया है। और वन नाइट स्टैंड वाला इंसान हमें हर बार टरका जाए यह जरूरी तो नहीं। खैर, लीव दिस टॉपिक। मुझे एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी है ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। मुझे उस आदमी के बारे में नहीं सोचना। मुझे अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। ये सब सोचते हुए साधना कब नींद की आगोश में चली गई उससे खुद पता नहीं चला। और उसे भी तो पता होगा ना कि उसने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया है। और वन नाइट स्टैंड वाला इंसान हमें हर बार टरका जाए यह जरूरी तो नहीं। खैर, लीव दिस टॉपिक। मुझे एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी है ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। मुझे उस आदमी के बारे में नहीं सोचना। मुझे अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। ये सब सोचते हुए साधना कब नींद की आगोश में चली गई उससे खुद पता नहीं चला। अगली सुबह, आज पूरे सूर्यवंशी महल में भाग दौड़ मची हुई थी। सारे नौकर चाकर इधर उधर काम कर रहे थे क्योंकि आज इस घर की मुखिया दादीसा काफी महीने बाद सूर्यवंशी महल आने वाली थी। वैसे तो वह हरिद्वार ही रहती थी पर कभी कभी वह सूर्यवंशी महल आ जाया करती थी। दादीसा का खौफ इतना ज्यादा था कि सब लोग उनसे डरते थे। दादीसा को कोई भी चीज इधर से उधर या फिर जरा सी भी गलती पसंद नहीं थी। अगर कोई जरा सी भी गलती करता है तो दादीसा उससे बिना आफताब देखे बातें सुना देती है। उनके गुस्से से हर कोई डरता है, इसीलिए कोई भी उन्हें डिसअपॉइंट करने की कोशिश नहीं करता। इसलिए आज पूरे सूर्यवंशी महल में वही चीज हो रही थी जो कि दादीसा को पसंद थी। दादीसा के पसंद के कर्टन, दादीसा की पसंद के कारपेट, दादीसा की पसंद के सोफे, सब कुछ जो है वह दादीसा के अकॉर्डिंग ही सेट हो रहा था। जो दादीसा का स्पेशल कैमरा था वह भी तैयार हो रहा था ताकि कहीं भी कोई भी चूक ना रह जाए। ये सब तैयारी खुद तृप्ति जी करवा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में साधना और वेदिका इस वक्त कैंटीन में बैठी हुई थी। उन दोनों की एक क्लास अटेंड हो चुकी थी। इसके बाद ब्रेक में वह दोनों कैंटीन में आई हुई थी। साधना के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे पर वह चाय या कॉफी तो पी ही सकती थी क्योंकि सुबह भी वह हॉस्टल की मेस से खाना नहीं खाती थी। साधना कुछ खोई खोई सी थी कि वेदिका ने उसे पूछा, तुझे क्या हुआ है साधना, इतनी चुप चुप सी क्यों है। तो साधना ने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, हमने जॉब के लिए अप्लाई किया था पर हमें रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए हम थोड़ा सोच रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। वेदिका ने थोड़े कंफ्यूजन से पूछा, तुम क्यों जॉब सर्च कर रही हो? तुम एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो तुम कॉलेज के साथ साथ जॉब कैसे रन करोगी? तभी साधना ने उसे जवाब देते हुए कहा, वो हमने सोचा था कि अगर हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो हम कॉलेज वीकली आ जाया करेंगे और रात को भी घर पर आकर पढ़ाई कर लिया करेंगे। पर हमें जॉब की जरूरत है यार, हम बिना पैसों के तो सरवाइव नहीं कर सकते ना। उसकी बात सुनकर वेदिका को भी ध्यान आया कि साधना तो अकेली है, उसका तो कोई इस दुनिया में नहीं है, तो वह कैसे सरवाइव करती होगी। वेदिका ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे अगर तुम कॉलेज नहीं आओगे तो तुम जानती हो ना कि तुम कॉलेज के हॉस्टल में भी नहीं रह सकती, क्योंकि जो हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं उन्हें एक टाइम बॉन्ड के नीचे रखा जाता है और सेकेंडली जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा, वह तो ऐसे छुट्टियां नहीं कर सकते ना।
साधना ने उसे देखते हुए कहा, हम जानते हैं, तभी तो हम सोच रहे हैं कि हम एक रेंट पर घर ले लेते हैं और जॉब स्टार्ट कर देते हैं ताकि जॉब करने के बाद हम घर जाकर पढ़ाई कर सके, जिससे हमें हॉस्टल में भी ना रहना पड़े और हमारी जॉब और स्टडी दोनों एक साथ चलती रहे। वेदिका ने उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया क्योंकि वह कुछ सोच रही थी जो कि वह अभी तो साधना को नहीं कह सकती थी। कुछ देर बाद उन दोनों की नेक्स्ट क्लास थी। साधना और वेदिका अपनी जगह से उठी और क्लास अटेंड करने के लिए चली गई। साधना और वेदिका बाकी स्टूडेंट्स के साथ ही अपनी क्लास में बैठे हुए प्रोफेसर का इंतजार कर रहे थे। तभी क्लास में एकदम से शांति छा जाती है क्योंकि अब क्लास में हमारे प्रोफेसर यानी कि कंदन सिंह सूर्यवंशी आ चुके थे। कंदन के आते ही सारी क्लास उसके वेलकम के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। कंदन ने अपनी सर्द निगाहों से उन सबको देखा, फिर बैठने का इशारा किया। कंदन ने बिना कुछ फालतू बात किए पढ़ाना शुरू कर दिया। ये क्लास सबको अच्छी लगती थी क्योंकि भले ही कंदन एक रूड प्रोफेसर था पर उसके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। इसलिए सभी को उसकी क्लास अटेंड करने का शौक चढ़ा रहता था। लड़कियां तो वैसे भी कंदन की पर्सनैलिटी पर मरती थी, वहीं कुछ लड़के भी कंदन की पर्सनैलिटी के फैन थे। कंदन फोकस के साथ व्हाइट बोर्ड पर सभी को पढ़ा रहा था, पर लड़कियों का ध्यान उसके पढ़ाने पर नहीं, उसके बॉडी फीचर्स को देखने में था। साधना आराम से व्हाइट पर बोर्ड पर देख रही थी। तभी उसके साथ वाले बेंच से कुछ धीमे धीमे आवाज साधना को सुनाई दी। उस बेंच पर बैठी हुई एक लड़की अपने साथ वाली बेंचमेट से कह रही थी, यार यह कंदन सर इतने हैंडसम क्यों है? देख ना, इनके बाइसेप्स देखने में ही कितने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। उनकी हर एक मूवमेंट कितनी हॉट वाइब दे रही है। उसके साथ वाली लड़की भी उस लकड़ी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हम जानवी, यू आर राइट, बट आ बैड लक, हम कभी भी सर के करीब नहीं जा सकते। अगर उनके करीब जाने की किसी भी लड़की ने कोशिश की तो वह तो उसकी जान ही ले लेंगे। तभी जानवी ने साधना को देखते हुए कहा, हम पर पता नहीं जब इस बहन जी ने कंदन सर को किस की थी, तब सर का गुस्सा कहाँ चला गया था। उन्होंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो सुना था कि सर इसके उन्हें किस करने पर स्माइल कर रहे थे। वह दोनों लड़कियां साधना और कंदन की बातें कर रही थी। वह दोनों कंदन की तारीफ कर रही थी और साधना से जल रही थी। पर साधना ने तो जानवी की सिर्फ यही बात सुनी थी कि यार यह कंदन सर इतने हैंडसम क्यों है? देख ना, इनके बाइसेप्स देखने में ही कितने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। उनकी हर एक मूवमेंट कितनी हॉट वाइब दे रही है। जानवी की यह धीमे से बोली गई आवाज को सुनने के बाद साधना कंदन में खोने लगी थी। जिस तरह जानवी ने कहा था वैसे ही अब साधना कंदन को गौर से देख रही थी। उसके बाइसेप्स, उसकी बैकबोन, उसके कपड़े, उसकी वॉच, उसके शूज। कंदन का फेस बोर्ड की तरफ था इसलिए साधना को सिर्फ कंदन की बैक दिखाई दे रही थी। पर अब साधना खिंच रही थी क्योंकि उसे कंदन का चेहरा भी देखना था। उसे उसके 8 पैक एब्स भी देखने थे। साधना अपने मन में बोली, प्लीज घूम जाए ना, एक बार घूम जाए, पता नहीं क्यों पर आपको देखने का मन कर रहा है। कंदन बोर्ड पर लिखने के बाद अपना फेस घुमाकर स्टूडेंट्स को देखते हुए समझाने लगता है तो साधना जो कि प्रे कर रही थी कि कंदन इधर घूम जाए। कंदन इधर को घुमा तो साधना उसको देखने लगी। वह उसकी फ्रंट बॉडी फीचर्स को, उसके फेस फीचर्स को देखने लगी। वह बस उसे गौर से नोटिस कर रही थी। उसकी लंबी खड़ी नाक, झील सी गहरी काली आंखें, परफेक्ट कसी हुई जावलाइन, परफेक्ट शर्ट से झांकती हुई चेस्ट, उसके वो 8 पैक एब्स। साधना की नजर कंदन को उसके फेस से लेकर नीचे तक पूरा एक्सप्लोर कर रही थी। इस वक्त तो साधना का ईमान डोल रहा था। उसका मन कर रहा था कि जाकर कंदन को एक लॉन्ग किस कर ले। कंदन बाकी स्टूडेंट्स को देखकर समझा रहा था, पर जब उसकी नजर साधना पर पड़ी जो कि उसे गौर से देख रही थी तो कंदन ने खुद में ही स्मिर्क कर दिया। उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई जिसे उसने किसी के देखने से पहले ही छिपा लिया था। साधना अभी भी कंदन को ही देखे जा रही थी। तभी कंदन ने कहा, सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने अभी आपको समझाया है तो आप सब आंसर देंगे, ओके? इतना कहकर उसने साधना की तरफ देखते हुए कहा, हे यू मिस ब्लैक ड्रेस।
साधना ने इस वक्त पूरी क्लास में अकेली ने ब्लैक अनारकली सूट पहना हुआ था। उसने एकदम से होश में आकर पूरी क्लास में नजर घुमा कर देखा तो वह अकेली थी जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। साधना एकदम से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। कंदन ने उसे देखते हुए कुछ क्वेश्चन किया तो साधना को कोई जवाब नहीं आया क्योंकि उसने तो पूरी क्लास अटेंड ही नहीं की थी। वह तो कंदन को देखने में ही खोई हुई थी। कंदन ने उसे बैठने का इशारे किया और बाकी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने लगा। बाकी स्टूडेंट ने क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो इसके बाद उसकी क्लास अब ओवर होने टाइम होगा था। तो उसने बाकी स्टूडेंट को देखते हुए कहा, ओके तो आज की आपकी क्लास यहीं पर ओवर होती है। फिर उसने साधना को देखते हुए कहा, एंड यू मिस ब्लैक ड्रेस, कम टू माई स्टाफ ऑफिस। इतना कहकर कंदन अपने स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया। इधर साधना की तो अब सांस ही रुक गई थी क्योंकि चाहे जो भी हो कंदन उसका प्रोफेसर था तो अगर उसने अपने प्रोफेसर के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो कंदन उसे जरूर डांटेगा या फिर कोई पनिशमेंट देगा। साधना ने धीरे से खुद से कहा, क्या हो गया है तुझे साधना? क्या जरूरत थी क्लास छोड़कर प्रोफेसर को ताड़ने की? इतने कहते ही उसकी रोनी शक्ल बन गई थी क्योंकि वह क्लास के सेकंड डे पर ही अपने प्रोफेसर से डांट नहीं खाना चाहती। वही वेदिका को हंसी आ रही थी क्योंकि उसने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया था। उसने जाह्नवी की बातें भी सुन ली थी और साधना कैसे कंदन को देख रही थी, ये भी उसने नोटिस कर लिया था। और तो और उसने कंदन की स्माइल भी नोटिस कर ली थी क्योंकि असल में तो वेदिका का यही काम था। उसे कंदन ने इसीलिए साधना के साथ स्टडी करने के लिए कहा था ताकि वह साधना को अपने करीब रख सके और उसके दिल की हर एक बात वेदिका के थ्रू जान सके। वेदिका ने हंसते हुए कहा कि ही बड़ा ताड़ रही थी ना प्रोफेसर को। तब तो मैडम क्लास छोड़कर अपनी आंखें सेक रही थी, अब जा और जाकर थोड़ी पनिशमेंट भी ले ले। क्या पता इतने हॉट प्रोफेसर की पनिशमेंट भी हॉट हॉट ही हो। इतना कहकर वेदिका हंसने लगी थी। वेदिका को हंसते देख साधना ने मुंह बनाते हुए कहा, तू हंस ले, कोई बात नहीं, तेरी हंसी तो हमा के ठिकाने लगाते हैं। पहले उस खड़ूस प्लस हैंडसम प्रोफेसर को देखकर आते हैं हम। साधना की बात पर वेदिका ने अपनी हंसी छुपाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। साधना अपने बेंच से उठी और क्लास से बाहर चली गई। पूरी क्लास की गर्ल्स बहुत खुश हो गई थी क्योंकि वह सभी सोच रही थी कि अब तो प्रोफेसर कंदन साधना को भी पनिशमेंट देंगे जैसे वह हर लड़की को देते हैं जो उनके आसपास भड़कती है। यहाँ तो साधना ने प्रोफेसर कंदन को किस कर ली थी। हो सकता है प्रोफेसर ने उसे कल पनिशमेंट नहीं दी और आज देने वाले हो। ये सब उन लड़कियों के दिमाग की अपनी ही खिचड़ी थी। साधना कंदन के पर्सनल स्टाफ रूम के बाहर पहुंची। करीब 2 मिनट वहीं खड़ी रहने के बाद उसने एक गहरी सांस लेकर डोर नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन सर? अंदर से कुछ देर कोई आवाज नहीं आई। किसी की आवाज ना आते देख साधना ने अपने मन में सोचा, शायद प्रोफेसर ऑफिस में नहीं है। ये सोचकर वह जाने के लिए मुड़ गई। पर साधना यहां से जाती कि उससे पहले अचानक से डोर खुला और किसी ने साधना को अंदर की तरफ खींच लिया। इसी के साथ साधना की एक हल्की चीख निकल गई। आखिर किसने साधना को खींचा है? क्या पनिशमेंट देगा कंदन साधना को? साधना कंदन के पर्सनल स्टाफ रूम के बाहर पहुंची। करीब 2 मिनट वहीं खड़ी रहने के बाद उसने एक गहरी सांस लेकर डोर नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन सर? अंदर से कुछ देर कोई आवाज नहीं आई। किसी की आवाज ना आते देख साधना ने अपने मन में सोचा, शायद प्रोफेसर ऑफिस में नहीं है। ये सोचकर वह जाने के लिए मुड़ गई। पर साधना यहां से जाती कि उससे पहले अचानक से डोर खुला और किसी ने साधना को अंदर की तरफ खींच लिया। इसी के साथ साधना की एक हल्की चीख निकल गई। साधना दीवार से चिपकी हुई खड़ी थी। उसके सामने कंदन खड़ा था। कंदन ने साधना को अपने और दीवार के बीच दबोचा हुआ था। साधना की आंखें इस वक्त डर से बंद थी। वहीं कंदन उसे देख रहा था और उसके फेस के हर एक रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था। कंदन के दोनों हाथ इस वक्त साधना के पीछे दीवार पर थे। वहीं साधना के हाथ कंदन के दोनों शोल्डर पर थे। उन दोनों के बीच महज 3 से 4 इंच की ही दूरी थी। साधना की हाइट 5 फुट 3 इंच थी। वही कंदन की हाइट 6 फुट 4 इंच थी।
दोनों की हाइट में इतना फर्क होने की वजह से कंदन इस वक्त साधना के ऊपर झुका हुआ था। कंदन ने साधना के ऊपर झुके हुए ही कहा, ओपन योर आइज बाबी। एक तो कंदन की प्रेजेंस इस वक्त साधना को कुछ अलग फील करवा रही थी, वही उसका बाबी कहना उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। साधना ने धीरे से अपनी आंखों को खोल तो कंदन ने उसे देखते हुए कहा, तुम क्लास में मुझे देख रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाकर अच्छे से अपने आप को दिखा दूं। पर तुमने तो अपनी आंखें ही बंद कर रखी है। लुक एट मी, देखो मुझे। मुझे देखना चाहती थी ना? तुम तो मन में प्रार्थना कर रही थी कब मैं तुम्हारी तरफ मुड़ जाऊं और तुम मुझे देख सको। तो अब मौका है, अच्छे से देख लो। अगर तुम कहो तो कपड़े उतार कर दिखाऊं। कंदन की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर साधना का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो रहा था। उसने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने अपने ब्लशिंग चिक्स को छुपाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर? हम आपको नहीं देख रहे थे। भला हम अपने प्रोफेसर को क्यों देखेंगे? हम तो पढ़ाई कर रहे थे। कंदन ने साधना की और अपने बीच की दूरी को थोड़ा और कम करते हुए कहा, ओ तो तुम मुझे नहीं देख रही थी। फिर तो मतलब तुम पढ़ाई ही कर रही थी। तो चलो बताओ, मैंने आज क्लास में थर्ड क्वेश्चन कौन सा समझाया था? इतना सुनकर ही साधना सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। उसे तो पता ही नहीं था कि थर्ड क्वेश्चन कौन सा था। हाँ, उसने पढ़ाई की थी, पर पहले क्वेश्चन के टाइम ही उसे जानवी की बातें सुनाई दे रही थी और उन बातों को सुनकर साधना तो कंदन में खो गई थी। तो उसे नहीं पता था। पर अब वह अपने सामने खड़े इस खड़ूस प्रोफेसर को क्या बताए? साधना ने थोड़ा सोचते हुए कहा, वह हमें याद नहीं है। हम तो अभी न्यू स्टूडेंट हैं ना, तो हमें याद नहीं है कि आपने थर्ड कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया था। तभी कंदन ने कहा, या आई कैन सी यू। न्यू स्टूडेंट पढ़ाई करने थोड़ी आते हैं कॉलेज में। वह तो प्रोफेसर को देखने आते हैं। चलो यह बातें छोड़ो। डू यू रिमेंबर यस्टरडे यू जस्ट किस्ड मी? तो तुम सॉरी बोलकर चली गई थी। बट यू नो वॉट, मैं किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखता। अगर तुमने मुझे किस दी थी तो अब मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें वो किस लौटा दूं। कंदन की बात सुनकर तो साधना की सांस ही अटक गई थी। अचानक ही साधना की नजर कंदन के होठों पर चली गई। हाँ, वह क्लास में भी यही सोच रही थी कि उसे एक मौका मिले और वह भागकर कंदन को किस कर ले। पता नहीं क्यों, पर साधना, वो साधना जो किसी लड़के को आंख उठाकर नहीं देखती, वह साधना कंदन को ताड़ रही थी, उसे किस करना चाह रही थी। पर अभी जब कंदन ने उसे यह बात बोली तो साधना की सांस अटकने लगी थी। उसे एकदम से अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। साधना ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि कंदन ने इस मौके का फायदा उठाकर उसके सॉफ्ट और मुलायम होठों पर अपने रफ एंड टफ होंठ रख दिए। साधना चुपचाप बुद्ध बनी हुई खड़ी थी। वह कंदन को खुद से दूर नहीं कर रही थी, पर वह अभी कंदन को किस बैक नहीं कर रही थी। उसने चुपचाप कंदन के शोल्डर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। वहीं कंदन के दोनों हाथ अब साधना की गर्दन पर लिपट चुके थे। कंदन बहुत ही सॉफ्टली साधना को किस कर रहा था। करीब 2 मिनट बाद उसने साधना के लोअर लिप पर जोर से बाइट कर लिया, जिसके बाद साधना का मुंह और भी खुल गया था। इसी दौरान कंदन ने साधना के मुंह में अपनी टंग डाल दी थी। वह धीरे धीरे उसकी टंग को सक करते हुए उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। कुछ देर बाद एक बार फिर से कंदन ने साधना के होठों से अपने होठ मिला दिए। अब वह साधना के लोअर लिप को काटते हुए पैशनेट किस कर रहा था। साधना कुछ देर की किस में ही सांस लेना भूल गई थी। अब उसे जरा भी सांस नहीं आ रही थी। पर कंदन था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। साधना ने कंदन को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, पर कंदन तो 1 इंच भी उससे दूर नहीं हुआ। बल्कि उसने साधना की दोनों कलाइयों को पकड़कर अपने एक हाथ से उसके सिर के ऊपर दीवार पर पिन कर दिया। कंदन अभी भी उसके लोअर लिप को बाइट करते हुए उसे एग्रेसिवली किस कर रहा था। कुछ देर बाद कंदन अपनी सेटिस्फैक्शन के बाद साधना से अलग हुआ। अभी भी उसने साधना को छोड़ा नहीं था। वह साधना के ऊपर झुका हुआ था। वहीं साधना की हालत तो बेहोशी जैसी हो गई थी। वह अभी बहुत ही मुश्किल से खींच खींच कर सांस ले रही थी।
कंदन ने साधना की कलाइयों को छोड़ दिया। उसने साधना के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, जस्ट रिलैक्स बाबी, लेट ब्रीद कम, ब्रीद आउट। उसके इतना कहने पर साधना धीरे धीरे सांस लेने लगी थी। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। अब वह थोड़ा नॉर्मल थी और वह बुरी तरह से कंदन को घूर रही थी। साधना ने उसे घूरते हुए कहा, आप कितने क्रूएल हो, ऐसे कौन किस करता है। कंदन ने डेविल स्माइल के साथ कहा, ऐसे कंदन सिंह सूर्यवंशी किस करता है, वो भी सिर्फ अपनी बाबी को। उसने साधना के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, जस्ट रिलैक्स बाबी, लेट ब्रीद कम, ब्रीद आउट। उसके इतना कहने पर साधना धीरे धीरे सांस लेने लगी थी। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। अब वह थोड़ा नॉर्मल थी और वह बुरी तरह से कंदन को घूर रही थी। साधना ने उसे घूरते हुए कहा, आप कितने क्रूएल हो, ऐसे कौन किस करता है। कंदन ने डेविल स्माइल के साथ कहा, ऐसे कंदन सिंह सूर्यवंशी किस करता है, वो भी सिर्फ अपनी बाबी को। इतना कहकर उसने अपनी एक आई विंक कर दी। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी महल, पूरा सूर्यवंशी महल एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा था। हर चीज बहुत ही सलीके से रखी हुई थी। आज लक्षित और सूरज जी भी घर पर ही थे। वह दोनों ही आज सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज नहीं गए थे। तृप्ति जी, निहारिका, लक्षित और सूरज जी सब हॉल में बैठे हुए दादीसा का ही इंतजार कर रहे थे। तभी एक कार के बाहर रुकने की आवाज आई। सबकी नजरें बाहर मेन गेट की तरफ चली गई और सभी अपनी जगह पर खड़े हो चुके थे। करीब 65 साल की दादीसा महल के मेन गेट से चलकर आ रही थी। वह देखने से ही एकदम हेल्थी लग रही थी। उनको देखकर उनकी उम्र का पता लगाना तो मुश्किल था। इस उम्र में भी एक भी दांत नहीं टूटा हुआ था, ना ही आंखों पर नजर का चश्मा था, ना ही हाथ में लाठी। ऐसे लग रहा था कि कोई अधेड़ उम्र की औरत चलकर आ रही हो। दादीसा हॉल में आई तो तृप्ति जी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उनके बाद सूरज जी ने दादीसा के पैर छुए। फिर निहारिका और लक्षित ने एक साथ उन्हें ग्रीट किया। दादीसा बहुत ही आराम से सोफे पर बैठ गई। अभी तो किसी के भी मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, पर फिर भी सूरज जी ने हिम्मत करके कहा, मां सा, आपको आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। जिसके जवाब में दादीसा ने अपनी गुस्सैल आवाज में कहा, नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर उन्होंने तृप्ति जी को देखते हुए कहा, बहू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, कोई चाय पानी का इंतजाम करोगी कि नहीं। तृप्ति जी ने घबराते हुए कहा, जी मां सा, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आ रही हूं। उन्होंने निहारिका को इशारा किया, जिसके बाद निहारिका और तृप्ति जी दोनों किचन में चली गई। वहीं लक्षित और सूरज जी दोनों दादीसा के पास बैठ गए। तभी दादीसा ने कहा, हमारा चिराग कहाँ है। लक्षित ने देखते हुए कहा, दादीसा, वो रिवांश अभी अपनी नैनी के पास है, सो रहा होगा वो। तभी दादीसा ने गुस्से में कहा, तुम 4 लोगों से हमारा एक छोटा सा पोता संभाला नहीं जाता, जो उसे किसी एरे गेरे के पास छोड़ रखा है। जाओ उसे लेके आओ। जब तक मैं यहाँ पर हूं तब तक किसी एरे गेरे के हाथ में हमारा पोता नहीं जाएगा, वह हमारे पास रहेगा। हमारी उम्र भले ही हो गई है, पर आज भी हम अकेले 4 बच्चों को पाल सकते हैं। दादीसा की बात पर लक्षित ने एक गहरी सांस ली और उठकर नीचे फ्लो पर बने हुए एक रूम में चला गया। अंदर जाते ही उसकी नजर रिवांश पर चली गई, जो कि अभी अभी उठा ही था और इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देख रहा था। उसके पास ही उसकी नैनी भी थी, जो कि कुछ ना कुछ बोलते हुए रिवांश से बात कर रही थी। तभी लक्षित ने उस लड़की को देखते हुए कहा, लेजी, तुम कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने के लिए अपने घर चली जाओ। जब तक दादीसा यहीं है तब तक रिवांश को हम संभाल लेंगे। लेजी, जिसे तृप्ति जी ने रिवांश के पैदा होने से पहले ही लक्षित और निहारिका के बच्चे के लिए अपॉइंट कर लिया था, ताकि बेबी के साथ निहारिका को कोई परेशानी ना हो, उसने लक्षित की बात पर उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। वह बस हाँ में सिर हिलाकर रूम से बाहर चली गई। लक्षित भी तुरंत रिवांश को लेकर बाहर चला गया। वहीं कॉलेज में साधना का दिमाग कंदन ने घुमा कर रख दिया था। अभी कुछ मिनट पहले ही वह कंदन के स्टाफ रूम से बाहर आई थी, पर उसके दिमाग में बस कंदन कंदन और कंदन ही चल रहा था।
साधना नहीं चाहती थी कि वह किसी के बारे में भी सोचे। वह ऑलरेडी किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुकी थी और अब कंदन। वह ऐसे तो बिल्कुल नहीं थी, तो अब वह ऐसी क्यों बन गई? ये सब सोचते हुए साधना आगे चली जा रही थी कि वह किसी से टकरा गई। साधना ने सिर उठाकर देखा तो सामने राघव खड़ा था। उसका वही सीनियर जिसने उसे कंदन को किस करने के लिए टास्क दिया था। साधना ने उस दिन के बाद आज राघव को कॉलेज में देखा था। साधना ने राघव से कुछ नहीं कहा और वह आगे जाने लगी। तभी राघव ने उसे देखते हुए कहा, साधना। राघव के मुंह से अपना नाम सुनकर साधना के चलते हुए कदम रुक गए। उसने मुड़कर राघव की तरफ देखा। राघव ने साधना को देखते हुए कहा, एक्चुअली वो मुझे तुमसे उस दिन के लिए सॉरी कहना था। आई नो उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे तुम्हें वो टास्क नहीं देना चाहिए था। आई एम सॉरी। साधना, जो कि काफी साफ दिल की थी, उसने राघव से कहा, इट्स ओके राघव जी। आप सीनियर है और ऊपर से आप सब की रैगिंग कर रहे थे, तो आपने भी हमें सर को किस करने का टास्क दिया। हम आपको माफ कर देते हैं, पर आगे से प्लीज किसी भी लड़की को ऐसा टास्क मत दीजिएगा। राघव ने तुरंत साधना का साथ पकड़ लिया। उसने कहा, आई प्रॉमिस आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि किसी की रैगिंग भी नहीं करूंगा। राघव की आंखों में कुछ अलग था, जिससे साधना अनजान थी। साधना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जी ठीक है, अब हम चलते हैं। इतना कहकर उसने अपने और राघव के हाथ की तरफ देखा। राघव ने तुरंत साधना का हाथ छोड़ दिया और साधना को बहुत ही प्यार से देखने लगा। साधना को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वह जल्दी से वहां से चली गई। साधना के जाने के बाद राघव के पास उसके चारों दोस्त आ गए। ऐश्वर्या, नीलिमा, अभिषेक और रचित। रचित ने एक नजर जाती हुई साधना को देखते हुए राघव से कहा, सीरियसली ब्रो, तू इस बहन जी से बात कर रहा था, जिसकी वजह से हम पांचों को उस प्रोफेसर कंदन ने पूरे साल की असाइनमेंट बनाने की पनिशमेंट दी थी। राघव ने भी साधना की पीठ को घूरते हुए बेहद गुस्से में कहा, बात नहीं कर रहा था मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़की की वजह से मैंने इतनी मेहनत की, मुझे अपनी सारी पार्टीज कैंसिल करनी पड़ी। नाउ इट्स रिवेंज टाइम, शी हैव टू पे फॉर इट। राघव की बात सुनकर उसके चारों दोस्त अजीब तरह से मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि अब राघव रहेजा को उसका बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। वो जानते थे कि राघव कुछ गंदा प्लान कर रहा था साधना के लिए। असल में साधना को राघव और उसके दोस्तों ने कंदन को किस करने का टास्क दिया था, जिसके बाद कुछ पल के लिए तो कंदन बहुत खुश था कि साधना ने उससे किस की। पर जब कंदन के दिमाग में यह बात आई कि अगर राघव और उसके दोस्त कंदन की जगह किसी और को उसे किस करने का टास्क देते, तो ये बात दिमाग में आते ही कंदन का पारा चढ़ गया था। इसलिए उसने राघव और उसके दोस्तों को सारे सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट बनाने को बोला, वो भी सारे साल की, यानी कि नेक्स्ट 2 सेमेस्टर की। राघव और उसका ग्रुप जरा भी पढ़ाई में नहीं था। वह सब तो अपनी सारी असाइनमेंट्स बाकी के स्टूडेंट्स से जबरदस्ती बनवा लिया करते थे। पर इस बार उन्हें कंदन ने ऐसी पनिशमेंट दी थी जिसके लिए उन्हें अपनी पार्टीज भी मिस करनी पड़ी, और 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वह सारी असाइनमेंट कंप्लीट की। क्योंकि यह उन्हें कंदन ने ही कहा था, अगर वह सब लोग असाइनमेंट आज के आज सबमिट नहीं करते तो उन्हें इस सेमेस्टर में बिना एग्जाम के फेल कर दिया जाता। राघव को यही लग रहा था कि उसे जो भी पनिशमेंट मिली है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ साधना का हाथ है, इसलिए वह अब साधना से बदला लेना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ साधना के जाने के बाद वेदिका ने कंदन के स्टाफ रूम का डोर नॉक किया। अंदर से कंदन की कम इनकी आवाज सुनकर वेदिका तुरंत अंदर चली आई। उसने कंदन को देखते हुए कहा, भाई मुझे आपको साधना के बारे में कुछ बताना है। आखिर क्या चल रहा है राघव के दिमाग में? क्या करेगा वो साधना से अपना रिवेंज लेने के लिए? आगे की कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी।